फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 351 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई वी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 351 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई वी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम के बारे में कुछ बदल गया है। हालांकि लॉसन असली एडम को वापस देखकर खुश था, लेकिन वह अपने दिल में चिंतित भी था। वह जानता था कि यह लड़ाई शायद उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। लॉसन को मौत का डर नहीं था, वह युद्ध के मैदान में मरने में खुश होगा। स्वूश, एडम हवा से भी तेज गति से गायब हो गया। लॉसन पर हमला करते समय उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड में मैना डालना शुरू कर दिया, जिससे काली ग्रेट स्वॉर्ड गहरे बैंगनी प्रकाश में चमकने लगी। ये सब 2 सेकंड से भी कम समय में हुआ। लॉसन ने एडम को गायब होते और फिर उसके सामने प्रकट होते देखा। लॉसन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, एडम द्वारा हमेशा इस्तेमाल की जाने वाली मशहूर तलवार को देखकर, जो उसके शरीर को 2 हिस्सों में काटने के इरादे से उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब एडम ने सोचा कि उसका हमला लॉसन की जान ले लेगा, तो एक काले पंजे ने तलवार को लॉसन के शरीर को छूने से पहले ही रोक दिया। लॉसन की छाती के सामने जो दरार दिखाई दी थी, उसमें से एक काला पंजा बाहर आ गया था। दरार एक फुटबॉल के आकार की थी। दरार धीरे धीरे आकार में बढ़ती गई। जो प्राणी एडम के हमले को रोकने में कामयाब रहा, वह धीरे धीरे शून्य से बाहर आ गया। जानवर तकनीक नंबर 5 शून्य सैलामेंडर की भटकती रिहाई। 2 मीटर लंबा काला सैलामेंडर दरार से बाहर आया और एडम के सामने खड़ा हो गया। सैलामेंडर का पूरा शरीर थोड़ा पारदर्शी लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उभयचर ने अपनी काली जीभ चाटी और एडम पर फुफकार मारी। क्या ये सैलामेंडर है? एडम ने शून्य सैलामेंडर को घूरते हुए खुद से पूछा। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए लॉसन एडम के पीछे आ गया। जानवर तकनीक नंबर 14 की ब्लास्ट। लॉसन ने अपने मन को अपनी दाहिनी मुट्ठी पर एक गोलाकार वस्तु में संघनित कर लिया। मन की गोलाकार वस्तु एडम की पीठ पर लगी। टकराना। एडम को ऐसा लगा जैसे उसे तोप का गोला लगा हो। हमला इतना जोरदार था कि एडम खड़ा नहीं रह सका। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे अपनी पीठ में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, खास तौर पर उसकी रीढ़ की हड्डी में। हमले ने उसकी त्वचा को जला दिया था और उसकी पीठ की मांसपेशियों को लगभग फाड़ दिया था। एडम को एक घुटने पर बैठे देखकर लॉसन बहुत प्रसन्न हुआ। यह अंत है। जानवर तकनीक नंबर 19 तितलीवार। जैसे ही लॉसन एडम की पीठ पर छुरा घोंपने के लिए तैयार हुआ, अचानक एडम के शरीर से एक अदृश्य शॉकवेव फैल गई। लॉसन को लगा जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे हिंसक तरीके से दूर धकेल दिया हो। सिर्फ लॉसन ही नहीं, बल्कि सैलामेंडर भी दूर धकेल दिया गया था। हाँ, भारी सांस के साथ एडम खड़ा हुआ और शून्य सैलामेंडर पर हमला किया। उसने अभी जो किया वह कुछ और नहीं बल्कि एक सरल चाल थी जिसे उसने वर्षों से सीखा था। उसने अपने शरीर के चारों ओर मन को एक बुलबुले की तरह संघनित किया और फिर हिंसक रूप से मन को अपने शरीर के चारों ओर धकेल दिया, जिससे लॉसन और शून्य सैलामेंडर दूर चले गए। यह एक सस्ती चाल है, और एडम जानता था कि ये दोबारा काम नहीं करेगा। अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। एडम जब शून्य सैलामेंडर की ओर भागा तो वह शून्य सैलामेंडर से 4 मीटर दूर था। अचानक उसने पाया कि उसके दोनों पैर फंस गए हैं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने पैरों को हिला नहीं सका। नीचे देखते हुए एडम को आश्चर्य हुआ कि उसके पैर 2 खाली दरारों में फंस गए थे। यह महसूस करते हुए कि यह खाली सैलामेंडर द्वारा बनाया गया था, उसने सैलामेंडर द्वारा उस पर हमला करने से पहले खुद को मुक्त करने की कोशिश की। हालांकि एडम को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि शून्य सैलामेंडर हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे अधिक पारदर्शी होता जा रहा है। शून्य सैलामेंडर ने एडम पर हमला नहीं किया। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और एडम पर फुफकारने लगा। एडम समझ गया कि यह शून्य सैलामेंडर एक बुलाया हुआ जानवर है जो एक निश्चित समय के बाद गायब हो जाएगा, और वह समय 1 मिनट से भी कम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम को अचानक लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। जब वह पलटा तो उसे एक विशाल चांदी के हथौड़े से मारा गया। हथौड़े का आकार लगभग 4 मीटर था। अपने आकार से दुगुना होने के बावजूद लॉसन बिना किसी परेशानी के इसे चलाने में सक्षम था। जब एडम के शरीर पर विशाल हथौड़े से वार किया गया तो वह दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसका शरीर अनियंत्रित गति से पीछे की ओर उड़ने लगा। दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। टकराना। वह कुछ 100 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। जब उसकी पीठ जमीन पर जा लगी तो उसने अपनी आंखें लगभग बंद कर लीं और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर बहुत भारी हो गया है। अभी उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त था। खून उसके पूरे शरीर पर फैल चुका था। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं और बिखर चुकी थीं। ये चमत्कार ही है कि इतने शक्तिशाली हमले के बाद भी वह जीवित था। आदम के शरीर से पहले जो लाल धुंध निकल रही थी वह बंद हो गई। साथ ही आदम से निकलने वाली हत्या की भावना भी बंद हो गई। इससे पहले एडम ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था जो अस्थायी रूप से अपने आंकड़ों को बढ़ाने के लिए हत्या के इरादे का उपयोग करती है। ये गुप्त कौशल एक बरसक प्रकार का कौशल है।
अब जब बर्सिक प्रकार का कौशल निष्क्रिय कर दिया गया था तो उसे जो अस्थायी बढ़ावा मिला था वह भी गायब हो गया। एडम को पहले से भी कमजोर बना दिया। उसी समय युद्ध के मैदान के चारों ओर भारी मारकाट की वजह से घुटन और दमन महसूस कर रहे सैनिकों को आखिरकार लगा कि मारकाट की यह भावना खत्म हो गई है। दोनों तरफ के सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। यह मारकाट की भावना उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी मानो उन्हें किसी पहाड़ के नीचे दबा दिया गया हो। कुछ निम्न श्रेणी के साधकों के लिए सांस लेना भी बेहद मुश्किल था। आखिरकार अब मैं ठीक से सांस ले सकता हूँ। मुझे लगा कि मेरी हवा खत्म हो जाएगी। निम्न श्रेणी के साधकों के लिए तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो हवा भारी हो गई हो। क्या दुश्मन कमांडर हार गया? ये देखते हुए कि हत्या की मंशा बंद हो गई थी, दुश्मन पक्ष के नेक्रोमेंसरों में से एक ने पूछा बिना नहीं रह सका। नहीं, उनकी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उनकी लड़ाई का विजेता किसी भी समय तय हो जाएगा। दूसरे नकाबपोश नेक्रोमेंसर ने मरे हुए लोगों के एक नए समूह को बुलाते हुए उत्तर दिया। चूंकि उसने मरे हुए लोगों के जिस पिछले समूह को बुलाया था उसे ड्रैगनियन ने नष्ट कर दिया था। क्या महामहिम जीत गए? एडी ने पूछा। एडी यह नहीं बता सका कि क्या हो रहा था क्योंकि वह युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ था। इस दौरान एडम अपनी पूरी चेतना खोने वाला था, लेकिन खाई में गिरने से ठीक पहले उसने अपने परिवार की तस्वीर देखी। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो अपने परिवार की तस्वीर देखकर एडम के अंदर बुझने वाली मोमबत्ती फिर से जल उठी हो। यह मेरे लिए लेटने का समय नहीं है। एडम ने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की। मैंने अपने बेहतरीन दिनों में इससे भी बुरी चोटें झेली हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार दांत पीसते हुए उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। 1 इंच भी हिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर मैं अभी अपनी आंखें नहीं खोलूंगा तो हम हार जाएंगे। मुझे खड़ा होना होगा। एडम ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। उसे लगा कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसका शरीर उसकी पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। मुझे अपने परिवार की परवाह नहीं है, भले ही मुझे अपनी उम्र का इस्तेमाल करना पड़े। हटो लानत है। अंदर एडम गुस्से और हताशा में चिल्लाया। लॉसन एडम के पास आ रहा था। एडम को एक छोटे से गड्ढे में पड़ा हुआ देखकर उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखें बंद थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जब उसने एडम को अपनी आंखें खोलते और उसे घूरते देखा तो उसका पूरा शरीर गहरे सदमे में जम गया। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। एडम एक लाश की तरह लग रहा था जो खून की नदी में नहाया हुआ था। बस अब मर जाओ। हताश स्वर में लॉसन ने अंतिम वार करने के लिए अपना विशाल हथौड़ा उठाया। उस पल एडम को लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। वह देख सकता था कि विशाल चांदी का हथौड़ा उसकी ओर आ रहा है। जब तक ये हमला उसके शरीर पर पड़ता है तब तक इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक डोमिनियन साम्राज्य का जंगली शेर दुश्मन कमांडर द्वारा मारा जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले जब मैंने बर्सिक का इस्तेमाल किया था तो मैंने अपना ज़्यादातर मन खर्च कर दिया था। अब मेरे पास इतना मन नहीं है कि मैं कोई शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल कर सकूं। मैं हार गया हूं। इस बार दुश्मन उसे हराने के लिए बहुत तैयार था। एडम सिर्फ देख सकता था, लेकिन अपना शरीर नहीं हिला सकता था। उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं थी कि वह बच सके। जैसे ही हथौड़ा एडम पर वार करने वाला था, बैंगनी रंग के अवरोध ने हमला रोक दिया। ये देखकर लॉसन और एडम दोनों ही चौंक गए। एडम ने हैरान चेहरे के साथ लॉसन को बताया कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। बैंगनी रंग की बाधा पारदर्शी थी। बाधा ने लॉसन के हमले को रोक दिया। लॉसन को लगा जैसे वह लोहे की दीवार से टकरा गया हो। भले ही बाधा पतली और कमजोर दिखती हो, लेकिन ये बेहद मजबूत थी। इतनी मजबूत कि वह पीक फोर्थ ऑर्डर कल्टीवेटर के हमले को झेल सके। एडम ने देखा कि उसके बाएं हाथ की सगाई की अंगूठी किसी तरह की बैंगनी ऊर्जा छोड़ रही थी। एडम एक बार फिर ये देखकर चौंक गया। उसे कभी नहीं पता था कि इस सगाई की अंगूठी में इस तरह का काम होता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हमारी शादी के बाद सोफिया ने इस अंगूठी को कस्टमाइज करवाने के लिए ले लिया था। उसने लगभग 1 हफ्ते बाद अंगूठी वापस कर दी। अब एडम को आखिरकार समझ में आ गया कि कस्टमाइज करवाने के अलावा उसकी पत्नी ने उसकी अंगूठी को जीवन रक्षक कलाकृति में बदलने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी, जो एडम के जीवन को खतरे में डालने पर सक्रिय हो जाएगी। ये जानकर एडम को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी पत्नी के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। जब ये सब हो रहा था तभी लॉसन के पीछे कोई व्यक्ति चुपके से आ गया। लॉसन को उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चला, लेकिन एडम ने उस व्यक्ति को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अचानक लॉसन ने पाया कि उसका पूरा शरीर धातु के तारों से बंधा हुआ है। ये कब हुआ? उसने खुद से उलझन में पूछा। लॉसन को नाथन की मौजूदगी का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। नाथन को देखकर लॉसन ने नाराजगी से भौहें सिकोड़ लीं। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाला था। नाथन ने उस अलिखित और अलिखित नियम को तोड़ दिया था। एडम ने अपने हाथों से अपने शरीर को हथौड़े से दूर खींच लिया, जिसे बैंगनी रंग की बाधा ने रोक रखा था। कौन जानता है कि यह बैंगनी रंग की बाधा कब तक टिकेगी। हस्तक्षेप करने के लिए मेरी माफ़ी। चूंकि पहले भी आपके किसी अधीनस्थ ने हस्तक्षेप करके आपकी जान बचाई थी, इसलिए हम मामले को बराबर कह सकते हैं।
लॉसन के जवाब का इंतजार किए बिना नाथन एडम के पास चला गया। इस बीच लॉसन गहराई से सोच रहा था, दुश्मन के पास नाथन जैसा हत्यारा कब से आ गया। युद्ध की शुरुआत के बाद से लॉसन ने युद्ध के मैदान में नाथन को कहीं भी महसूस या देखा नहीं। महाराज, ये लेडी जूलिया ने आपके लिए भेजा है। देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चुपके से नाथन को पसीना आ रहा था। वह शुरू से ही एडम और लॉसन के बीच की लड़ाई को देख रहा था। अगर बैंगनी रंग की बाधा न होती तो नाथन एडम को बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता। अंदर ही अंदर वह उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने ये बैंगनी रंग की बाधा बनाई थी। यह क्या है? एडम टेस्ट ट्यूब को देख रहा था जो एक अजीब चमकदार नारंगी तरल से भरी हुई थी। यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ है जिसका आविष्कार लेडी जूलिया ने हाल ही में किया है। इसे फ्लास्क ऑफ स्पीड कहा जाता है। इसे पीने के बाद आपकी चपलता 3 मिनट तक बढ़ जाएगी। प्रकृति की देवी की मदद से जूलिया ने फ्लास्क ऑफ स्पीड को 4 स्टार तक अपग्रेड करने में कामयाबी हासिल की है। ये कहते हुए नाथन ने एडम को 5 स्टार हीलिंग पिल दी। बिना कुछ कहे एडम ने पहले पिल खा ली और फिर नारंगी रंग का स्पार्कलिंग लिक्विड पी लिया जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। लॉसन, तुम सही कह रहे हो कि मैं बदल गया हूँ। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। परिवार कभी भी कमजोरी नहीं होता। मैं अपनी पत्नी की वजह से अभी भी जिंदा हूँ और मैं अपनी बेटी की मदद से तुम्हें हरा दूंगा। तुम्हारे विपरीत मैं अकेला नहीं हूँ। उस पल लॉसन को वाकई अकेलेपन का एहसास हुआ। एडम के विपरीत लॉसन ने कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था। एडम को नाथन की बातों पर संदेह नहीं था। आखिरकार नाथन इस्तारिन साम्राज्य के 7 जनरलों में से एक था। भले ही यह उनकी पहली मुलाकात थी, एडम नाथन से कई बार मिल चुका था जब वह इस्तारिन साम्राज्य में आदित्य से मिलने गया था। इस दौरान एडम को 5 स्टार उपचार की गोली लेते देख लॉसन निराशा और क्रोध में अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अरे, मैं एडम को मारने के बहुत करीब था। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग एडम का पक्ष ले रहा है और चाहता है कि वह जीवित रहे। अभी लॉसन बहुत गुस्से में था। ये धातु के तार बहुत मजबूत थे। भले ही लॉसन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह मुक्त नहीं हो सका। वह ये भी जानता था कि नाथन कुछ तारों को खींचकर उसके पूरे शरीर को टुकड़ों में काट सकता है। ईगलसिनो 1 सम फ्लास्क ऑफ स्पीड पीने के तुरंत बाद एडम को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। दिमाग जो उसके मस्तिष्क को लगभग बंद कर चुका था धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसी समय एडम के चारों ओर बैंगनी रंग की बाधा आखिरकार फीकी पड़ने लगी क्योंकि उसमें काम करने की ऊर्जा खत्म हो गई थी। नाथन लॉसन की ओर मुड़ा। उसने कुछ तार खींचे और लॉसन को छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कृपया अपना समय लें। ये कहते हुए नाथन अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद एडम और लॉसन से 300 मीटर दूर नाथन दिखाई दिया। बिना कोई आवाज़ किए भूत की तरह उसने दुश्मन सैनिकों को मारना फिर से शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद से ही नाथन चुपचाप दुश्मन सैनिकों को मार रहा था। अब तक कोई भी उसे देखने में कामयाब नहीं हुआ था। सैनिकों के समुद्र में नाथन एक भूत था जो बिना कोई लहर पैदा किए चुपचाप हत्या कर रहा था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। एडम खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड पकड़ ली। हाँ, यही एकमात्र मौका था जब लॉसन अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन से सहमत हुआ। एडम को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसके हाथ में चांदी का हथौड़ा आकार बदलने लगा। हथौड़ा कुल्हाड़ी का आकार लेने लगा। ये वही कुल्हाड़ी थी जिसका लॉसन पहले इस्तेमाल कर रहा था। लॉसन के हथियार में ये क्षमता थी कि वह जब चाहे हथौड़ा और कुल्हाड़ी में बदल सकता था। अपने दोनों हाथों से चांदी की कुल्हाड़ी को पकड़ते हुए जैसे ही उसकी बांह की मांसपेशियां उभरी और उसकी नसें फैली, लॉसन ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए एडम पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई। एडम को पता था कि वह इस हमले को रोक नहीं सकता। अपनी बढ़ी हुई गति का उपयोग करते हुए वह चुपचाप दाईं ओर कूद गया। जैसे ही कुल्हाड़ी एडम के बजाय जमीन पर गिरी, इसने सभी दिशाओं में शॉकवेव भेजी। जिस जगह पर यह गिरी वहां एक बहुत बड़ी दरार बन गई। ये दरार इतनी बड़ी थी कि कुछ सैनिक जो दूर से लड़ रहे थे उस दरार में गिर गए। इस बीच एडम ऐसे घूम रहा था जैसे वह लगातार टेलीपोर्ट हो रहा हो। एक पल वह लॉसन के दाईं ओर दिखाई दिया जब लॉसन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एडम फिर से गायब हो गया। वह लॉसन के बाईं ओर दिखाई दिया। इस तरह एडम लॉसन के आसपास दिखाई देता रहा, उसे भ्रमित और निराश छोड़ता रहा। अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो मुझसे सीधे लड़ो। ऐसी घटिया हरकतें करना बंद करो। लॉसन हताशा में दहाड़ा। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुमने सैलामेंडर को कब बुलाया था। जीत तो जीत ही होती है। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी तरह योद्धा नहीं हूं, लेकिन अंत में मैं जीतने जा रहा हूं। अगले ही पल लॉसन के चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। टकराना। उसकी नाक से खून निकलने लगा। अगले ही पल एक और मुक्का उसकी ठोड़ी पर लगा। अगले ही पल एक और मुक्का उसके गले पर लगा। एडम ने लॉसन पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। दुश्मन कमांडर एडम को रोक नहीं सका। बार बार भूसे खाने के बाद चांदी की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। और यह अंत है। एडम लॉसन के सामने आया। टकराना। खांसी। लॉसन ने बहुत ज्यादा खून खांसकर बाहर निकाला।
जब उसने अपनी छाती की तरफ देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। ग्रेट स्वॉर्ड ने लॉसन की छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। उसका दिल और दूसरे अंग गायब थे। छेद एक इंसान के सिर जितना बड़ा था। फिर उसने एडम की तरफ देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। मैं जीत गया। लॉसन के होश खोने से ठीक पहले उसने एक छवि देखी। यह एडम था जो लोगों से घिरा हुआ खड़ा था। वहां उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका दामाद, उसका दाहिना आदमी और कई अन्य लोग थे। एडम के विपरीत लॉसन ने खुद को देखा। वह अंधेरे में खड़ा था। वह पूरी तरह से अकेला था। किसी को भी उसके अस्तित्व की परवाह नहीं थी। मैं समझ गया। लॉसन का शरीर जमीन पर गिर गया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। इस दौरान जब युद्ध शुरू हुआ तो आदित्य को दुश्मन पक्ष की एक और शक्तिशाली महिला का सामना करना पड़ा। वह एक शीर्ष 5वें क्रम की साधक थी। उसने आदित्य को व्यस्त रखा, जिसके परिणामस्वरूप वह एडम या किसी और की मदद नहीं कर सका। योजक चिन्ह। 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 वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। कल अपलोड न कर पाने की भरपाई के लिए एक बड़ा अध्याय। आशा है कि आप लोगों को यह अध्याय पसंद आया होगा। प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 352 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई। विक्टोरिया बैक्स्टर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 352 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई। विक्टोरिया बैक्स्टर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दौरान जब युद्ध शुरू हुआ तो आदित्य को दुश्मन पक्ष की एक और शक्तिशाली महिला का सामना करना पड़ा। वह एक शीर्ष 5वें क्रम की साधक थी। उसने आदित्य को व्यस्त रखा, जिसके परिणामस्वरूप वह एडम या किसी और की मदद नहीं कर सका। तुम कौन हो? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। आदित्य दूसरों के साथ युद्ध में शामिल हो जाता, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसे रोक दिया। उसके लिए भी यही कहा जा सकता है। आदित्य का अस्तित्व कुछ ऐसा था जिसकी न तो उसने, न ही कमांडर ने और न ही मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के किसी व्यक्ति ने उम्मीद की थी। मिस्टिक स्प्रिंग सम्राट ने उसे युद्ध के मैदान में भेजा। सम्राट चाहता था कि वह अपनी चरम 5वीं क्रम शक्ति का उपयोग करके दुश्मन को कुचल दे और उनकी ओर से बहुत कम हताहतों के साथ युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर दे। उसे यहाँ भेजे जाने का एक और कारण ये था कि सम्राट को लॉसन पर भरोसा नहीं था। हालांकि लॉसन तकनीकी रूप से कमांडर है, लेकिन उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि सेना में उसकी रैंकिंग लॉसन से अधिक थी। सम्राट को डर था कि लॉसन को केवल एडम से लड़ने की परवाह होगी और अगर वे युद्ध जीतते हैं तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। और जैसा कि सम्राट को डर था, एडम को देखने के बाद लॉसन ने कमांडर के रूप में अपनी भूमिका की परवाह करना बंद कर दिया। इसलिए सम्राट ने उस पर भरोसा किया कि वह अपनी चरम 5वीं क्रम शक्ति से अकेले दुश्मन का सफाया कर देगी। लेकिन आदित्य का प्रकट होना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसकी उपस्थिति ने उनकी योजना को बिगाड़ दिया था। उसे युद्ध के मैदान में भेजने से पहले मिस्टिक स्प्रिंग सम्राट ने उसे आदित्य के बारे में चेतावनी दी थी। लुक्का और ऑरेकल एलायंस के अन्य सदस्य आदित्य के बारे में चिंतित हैं। आदित्य के इतिहास को देखते हुए कोई भी उसे रोकने या उसे हराने में कामयाब नहीं हुआ है। और उसने गॉब्लिन आक्रमण के दौरान जो किया, उसने सभी के मन में गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा वे नहीं जानते थे कि आदित्य कहाँ प्रकट होने वाला था। इससे वे बहुत चिंतित थे। यह कोई रहस्य नहीं था कि पीक 3 ऑर्डर कल्टीवेटर होने के बावजूद आदित्य किसी तरह बाधाओं को टालने और शक्तिशाली पीक 5वें ऑर्डर कल्टीवेटर को मारने में सक्षम था। नाम विक्टोरिया बैक्स्टर है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इस्तारिन सम्राट। विक्टोरिया बैक्स्टर नाम की महिला 6 फीट लंबी थी। उसकी त्वचा सांवली थी और बाल काले थे जिन्हें उसने पोनीटेल में बांधा था। एक मानव महिला होने के बावजूद उसका शरीर वास्तव में मांसल था, जो इस दुनिया में बहुत दुर्लभ था। वास्तव में ये पहली बार था जब आदित्य ने किसी महिला को इतना मांसल देखा था। उन मांसपेशियों ने उसकी स्त्री सौंदर्य या किसी भी चीज़ को कम नहीं किया, बल्कि वे मांसपेशियां अच्छी तरह से संतुलित थीं और उसे सेक्सी बनाती थीं। विक्टोरिया की आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। उसने जो ड्रेस पहनी थी उससे उसकी त्वचा का ज़्यादातर हिस्सा दिखाई दे रहा था और उसके कर्व्स उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना रहे थे। उसके बड़े स्तन और गोल नितंब हैं। उसकी बड़ी छाती पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उसका पेट खुला हुआ था और उसने काले रंग की टाइट फिटिंग लेदर पैंट पहनी हुई थी। उसने अपनी कलाइयों पर 2 सुनहरे कंगन पहने हुए थे और अपनी हथेलियों को काले दस्ताने से ढका हुआ था। उसके आकर्षक शरीर को देखकर आदित्य को संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में इंसान है। वह न केवल एक जानवर महिला की तरह लंबी थी, बल्कि वह बहुत सेक्सी और आकर्षक भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आधी सक्कुबस और आधी जानवर महिला थी। विक्टोरिया की उम्र लगभग 25 साल लग रही थी,
लेकिन आदित्य को लगा कि वह उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी। तो वह विक्टोरिया है। आदित्य को विक्टोरिया के बारे में कुछ बातें पता चल गई थीं। चूंकि आदित्य को पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए उसने नाथन को आदेश दिया कि वह दुश्मन सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए शैडो गार्डियन दस्ते को भेजे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परिणाम से आदित्य निराश नहीं हुआ। अब उसे 5वीं श्रेणी के सभी साधकों के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई थी। इसमें विक्टोरिया भी शामिल थी। अगर मुझे सही से याद है तो विक्टोरिया का पालन पोषण मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य द्वारा किया गया था। वह कई अन्य अनाथ बच्चों के साथ मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सेना में भर्ती हुई थी। मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सेना के पास एक विशेष दस्ता था जो युवा अनाथ प्रतिभाओं को भर्ती करता था और उन्हें छोटी उम्र से ही पोषित करता था। विक्टोरिया उन अनाथों में से एक थी जो बड़ी होकर मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक बन गई। विक्टोरिया बैक्स्टर अपनी राक्षसी ताकत के लिए जानी जाती है। एक इंसान होने के बावजूद उसकी ताकत ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में कोई भी दूसरा पीक 5वें क्रम का कल्टीवेटर विक्टोरिया की ताकत से मेल नहीं खा सकता। वह अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर करती है। उसे फीमेल हल्क कहना गलत नहीं होगा। जब तक मैं उसकी सीमा से बाहर रहूंगा, उसे हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। सौभाग्य से आदित्य के पास कई कौशल थे जिससे उसकी चपलता और ताकत दोनों बढ़ गई। मुझे तो तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद ही नहीं थी। आदित्य उसके शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और हताशा को महसूस कर सकता था। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। विक्टोरिया ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी नज़र एक और शक्तिशाली व्यक्ति पर पड़ी जो सम्राट डेक्स्टन के बगल में खड़ा था। वह एक और डोमिनियन सम्राट है। अगर मैं उसे पकड़ने या इस्तारिन सम्राट के साथ उसे मारने में कामयाब हो जाती हूँ तो हम तुरंत ये युद्ध जीत जाएंगे और मुझे महामहिम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन विक्टोरिया ने आदित्य की ओर देखा। उसने उसके सुंदर चेहरे की सराहना करने में कुछ समय लगाया। हालांकि आदित्य सुपर हैंडसम या परफेक्ट पुरुष होने से बहुत दूर था, विक्टोरिया ने खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया। विक्टोरिया एक ऐसी महिला है जो मजबूत लोगों से प्यार करती है। उसे मारना बेकार होगा। जब तक वह आत्मसमर्पण करता है, मैं उसे ले जाऊंगी। हालांकि विक्टोरिया को बचपन से ही मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने गोद लिया और पाला है, लेकिन वह मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर से इतना प्यार नहीं करती थी कि वह एम्पायर के लिए अपने सपने का त्याग कर दे। और उसका सपना एक सुंदर, युवा और मजबूत पति पाना था। आदित्य पूरी तरह से इस मानदंड पर खरा उतरता है। ईगल सिनोव 1 सम। हालांकि विक्टोरिया को यकीन नहीं था। उसने सुना था कि इस्टारिन सम्राट बहुत छोटा था। वह अभी 20 साल का भी नहीं था। शीर्ष 3 क्रम साधक होने के बावजूद वह शीर्ष 5 क्रम साधकों को मारने में पूरी तरह सक्षम था। विक्टोरिया केवल कल्पना कर सकती है कि शीर्ष 5 क्रम पर पहुंचने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। चलो देखते हैं कि वह अफवाहों के अनुसार मजबूत है या नहीं। विक्टोरिया ने आदित्य की परीक्षा लेने का फैसला किया। विक्टोरिया ने मन ही मन एक योजना बना रखी थी। अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा, उसे पति मिल जाएगा और सभी संतुष्ट हो जाएंगे। आदित्य और विक्टोरिया एक दूसरे को कुछ क्षण तक देखते रहे, फिर दोनों गायब हो गए। स्वूश, मानो दोनों टेलीपोर्ट हो गए हों। दोनों की मुलाकात युद्ध के मैदान के ऊपर हुई। जैसे ही आदित्य उसकी रेंज में आया, उसने उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसके मुक्कों से बचने में कामयाब रहा। चंद सेकंड में आदित्य ने करीब 19 मुक्के चकमा दिए। धमाका धमाका धमाका। ऐसा लगता है कि उसके हर घूंसे में बहुत विनाशकारी शक्ति है। उसके घूंसे से बहुत तेज शॉकवेव उत्पन्न होती है। 20वें घूंसे पर आदित्य उसके दाईं ओर बढ़ा और उसके दाहिने हाथ की कलाई पकड़ ली। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पेट पर घूंसा मारा। धमाका। मुक्का इतना शक्तिशाली था कि वह कई मीटर पीछे चली गई। विक्टोरिया ने उस जगह को छुआ जहां आदित्य ने मुक्का मारा था और फिर उत्साहित मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम बहुत बढ़िया हो। उसके शब्दों ने आदित्य को अवाक कर दिया। वह ये नहीं बता सका कि उसके मुक्के ने उसे चोट पहुंचाई है या नहीं। वह बहुत ज्यादा ऊर्जावान और उत्साहित लग रही थी। इससे आदित्य को लगा कि उसके हमले ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। आदित्य के मुक्का से उसे थोड़ा दर्द तो हुआ ही, साथ ही इस दर्द ने उसे उत्साहित भी किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके भावी पति में कितनी संभावनाएं हैं। एक बार फिर आदित्य विक्टोरिया के पागलपन भरे जोरदार मुक्कों से बच रहा था। शीर्ष 5वीं श्रेणी की महिला ऐसी लग रही थी जैसे वह पागल हो गई हो। आदित्य पर मुक्का मारने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा पागलों जैसा हो गया था। उसकी हरकतें तेज हो गई थीं। नतीजतन आदित्य को भी उसके मुक्कों से बचने के लिए थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करनी पड़ी। आदित्य को पीछे धकेला जा रहा था। वह अभिभूत था। उसके मुक्के बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली थे। उसने आदित्य को वापस हमला करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। तो फिर कुछ और करके देखते हैं। विक्टोरिया आगे बढ़ी और उसने आदित्य को अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारने की कोशिश की। जैसे ही वह दाहिनी ओर बढ़ा और उसके मुक्के से बच निकला, आसमान से कुछ गिरा और उसे लगा। टकराना। एक लाल रंग की बिजली विक्टोरिया के शरीर पर गिरी और वह उड़ गई।
विक्टोरिया की पीठ जमीन से टकराई जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन अगले सेकंड के बीतने से पहले ही वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी भी तरह से घायल हुई है या हमले से उसे कोई नुकसान पहुंचा है। उसके शरीर से थोड़ा धुआं निकलने के अलावा वह पूरी तरह से ठीक दिख रही थी। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मेरे बिजली के हमले इतने कमजोर कब से हो गए? उसे पूरी तरह ठीक देखकर आदित्य को संदेह हुआ कि कहीं उसका बिजली का हमला कमजोर तो नहीं हो गया। चलो कई बिजली के बोल्ट आजमाते हैं। विक्टोरिया आदित्य की ओर बढ़ने ही वाली थी। जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, बिजली के बोल्ट उस पर बरसने लगे। एक के बाद एक लाल बिजली के बोल्ट लगातार उसके शरीर पर गिरते रहे। टकराना, टकराना, टकराना। पिछले हमले के प्रभाव से बना बड़ा गड्ढा अब एक बड़े गड्ढे में बदल गया था। आसपास का जंगल और पहाड़ नष्ट हो गया था। विक्टोरिया गड्ढे के बीच में पड़ी थी। जब धुआं छट गया तो आदित्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। चोटों के बजाय उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। विक्टोरिया ने खड़े होने की कोशिश करने से पहले आदित्य की ओर मुस्कुराकर देखा, लेकिन इस बार उसे खड़े होने के लिए कुछ सेकंड संघर्ष करना पड़ा। इससे आदित्य को राहत मिली कि उसके हमले कुछ हद तक काम कर गए थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 353 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई 7 सुपर फास्ट रिकवरी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 353 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई 7 सुपर फास्ट रिकवरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतने सारे बिजली के बोल्टों से टकराने के बावजूद विक्टोरिया पूरी तरह से सुरक्षित और घायल रही। विशाल गड्ढे से बाहर उड़ते समय वह आदित्य को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट ने आदित्य को डरा दिया। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो चलो कुछ और करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आदित्य शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि वर्तमान में वह अपने शिखर से बहुत दूर है। कुछ समय पहले ही उसने 10,000 सैनिकों को ड्रैगनियन में बदल दिया था। इस प्रक्रिया ने उसके शरीर और दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। इस प्रक्रिया में आदित्य को अपना बहुत सारा खून खर्च करना पड़ा। नतीजतन वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं था। विक्टोरिया आदित्य पर हमला करने ही वाली थी कि उसने और दूसरों ने आसमान में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होते हुए देखीं। डेक्स्टन और उसके रक्षक ने गहरे डर से आसमान की ओर देखा। एडम, एडी, नाथन, ड्रैगनियन और सैनिक सभी ने लड़ाई बंद कर दी और आसमान की ओर देखने लगे। नाथन को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह थोड़ा उत्साहित था, लेकिन दूसरों ने उसकी उत्तेजना को साझा नहीं किया। इसके बजाय बादलों में अलग अलग रंगों की लगभग गिनती की बिजली की चमक देखकर अन्य लोग घबरा गए। कुछ सैनिकों में खड़े रहने की ताकत खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगा कि यह अंत है। कुछ लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। कुछ लोग हताश दिख रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने हार मान ली हो। कुछ लोग तो बस शून्य भाव से आकाश की ओर देखते रहे और पीड़ा से हंसने लगे। यह क्या है? विक्टोरिया ने आसमान की ओर देखते हुए खुद से पूछा। अभी विक्टोरिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया है। इतने बड़े हमले के सामने वह बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह इतने शक्तिशाली हमले से बच पाएगी या नहीं। आदित्य के विपरीत, जिसके पास सूचना एकत्र करने की प्रणाली थी जो डाइंग आइल महाद्वीप के हर राज्य, साम्राज्य और राजवंशों तक फैली हुई थी, विक्टोरिया और मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के पास ऐसा कोई सूचना एकत्र करने वाला नेटवर्क नहीं था। नतीजतन न तो वह और न ही मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर आदित्य की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ पता लगाने में सक्षम थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी आसमान अलग अलग रंगों के मिश्रण में चमक रहा था। काले बादलों के बीच से 7 अलग अलग रंगों की बिजली चमक रही थी। आसमान की ओर देखते हुए डेक्स्टन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे यकीन था कि उसके साम्राज्य में कोई भी इतना ताकतवर नहीं होगा कि इस हमले को रोक सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हमले को रोक सकते हो? डेक्स्टन ने निराश स्वर में पूछा। डेक्स्टन के साथ आए 5वें क्रम के नौसिखिए साधक ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। एश्टन ने अपने जीवन में पहले कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था। इतने शक्तिशाली हमले के सामने वह खुद को चींटी की तरह महसूस कर रहा था। महाराज, मुझे नहीं लगता कि 100 से ज्यादा नौसिखिए 5वें क्रम के साधक भी इस हमले से बच सकते हैं। ये देखकर डेक्स्टन को एहसास हुआ कि आदित्य कितना शक्तिशाली हो गया है। ये सोचना अविश्वसनीय है कि कुछ महीने पहले आदित्य ने चोटी के 4 क्रम के साधकों को हराने के लिए संघर्ष किया था, अब वह चोटी के 5 क्रम के साधकों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था। क्या यह एक दिव्य ड्रैगन के पास मौजूद पागल दैवीय प्रतिभा है?
डेक्स्टन ने खुद से पूछा। कुछ ही सेकंड में सभी बिजली के बोल्ट एक साथ मिल गए। अगले ही सेकंड में हर कोई, चाहे वह आदित्य हो या एस्टन या डेक्स्टन या एडम, रोशनी की तेज चमक से अंधा हो गया। बूम! अगले ही पल एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची। धरती कांपने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, आसपास मौजूद जादुई जानवर भागने लगे। आदित्य को पूरी उम्मीद थी कि यह हमला विक्टोरिया के खिलाफ काम करेगा, अन्यथा उसके लिए उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हफ हफ, इससे उसे गंभीर चोट लग सकती थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला और थका हुआ लग रहा था। ऐसा 1000 जोड़ मन के नुकसान की वजह से था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्रोधित बिजली मंत्र, तीसरा क्रम। विवरण: एक और विशेष कौशल जो स्टॉर्म मार्शल क्लास होने के कारण सीखा गया था। यह एक ऐसा विशेष कौशल है जिसने एक बार शक्तिशाली देवी देवताओं को भी नुकसान पहुंचाया था। इस कौशल को खो दिया गया था। वर्तमान में मेजबान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये कौशल है। फंक्शन 1: 1000 जोड़ मैना का उपभोग करके उपयोगकर्ता अराजक बिजली के एक शक्तिशाली बोल्ट को बुला सकता है। अराजक बिजली नियमित बिजली की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली होती है। नोट: इसका उपयोग हर 4 घंटे में एक बार किया जा सकता है। जैसे जैसे धूल और कंकड़ का मशरूम जैसा बादल साफ होने लगा, आदित्य ने आखिरकार विक्टोरिया को एक गड्ढे के बीच में पड़ा हुआ देखा जो पिछले गड्ढे से 10 गुना बड़ा था। हमला इतना जोरदार था कि जंगल और पहाड़ का एक छोटा हिस्सा नक्शे से गायब हो गया और उसकी जगह एक गड्ढा बन गया जो बाद में झील बन गया। क्रेटर के बीच में लेटी विक्टोरिया के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टारिन सम्राट इतनी शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल करेगा। हमले में उसकी काली चमड़े की पैंट के कुछ हिस्से फट गए थे। उसकी छाती के चारों ओर बंधी पट्टियां फट गई थीं। पट्टियों के नीचे उसने कुछ बहुत ही बोल्ड और सेक्सी पहना हुआ था। आदित्य ने नहीं सोचा था कि वह इतनी बोल्ड होगी। पट्टियों के नीचे उसने एक सेक्सी काली ब्रा पहनी हुई थी। काली ब्रा कोई साधारण ब्रा नहीं थी, ये पारदर्शी कपड़े से बनी थी। सौभाग्य से काली ब्रा ने कम से कम उसके छोटे छोटे पहाड़ों को तो ढक रखा था, अन्यथा यह आदित्य के लिए बहुत विचलित करने वाली होती। काली ब्रा उसके विशाल स्तनों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही है। उसके हाथ और पैर हल्के से जल गए थे। कुछ मामूली जलन के अलावा विक्टोरिया बिल्कुल ठीक दिख रही थी। ये देखकर आदित्य को झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत कुछ नोटिस किया। उसके शरीर पर लगे काले घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय पलट रहा हो और उसकी त्वचा पहले जैसी हो गई हो। साथ ही उसकी कलाइयों में पहने सोने के कंगन सुनहरे रंग में चमक रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि आदित्य किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता, उसकी आंखों के सामने विक्टोरिया गड्ढे से उठी और उसकी दिशा में बढ़ने लगी। ये देखकर उसने अपने भंडारण रिंग से एडमांटाइट डूमब्लेड निकाला और विक्टोरिया पर हमला कर दिया। यहाँ काम खत्म करने के बाद मुझे हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य युद्ध क्षेत्रों की ओर जाना होगा। मैं इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग किए बिना ये लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ। आदित्य ने इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग केवल तभी करने की योजना बनाई जब वह खुद को एक गंभीर स्थिति में पाता जहां उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ड्रैगन मोनार्क्स डोमेन कौशल के लिए भी यही कहा जा सकता है। वह कौशल बहुत शक्तिशाली था और उस कौशल का उपयोग करने के बाद आदित्य कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा, जो वर्तमान स्थिति में वास्तव में बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि आदित्य को अपने सैनिकों और अपने सेनापतियों पर युद्ध जीतने के लिए भरोसा नहीं था, बल्कि यह इसके विपरीत था। उसे युद्ध जीतने के लिए अपने सेनापतियों पर पूरा भरोसा था। आदित्य को चिंता थी कि ऑरेकल एलायंस पीक 5वें क्रम के साधक भेज सकता है। हालांकि उनके पास भी 5वें क्रम के साधक थे, लेकिन दुश्मन के पास कुछ पीक 5वें क्रम के सेनापति थे जो हास्यास्पद रूप से मजबूत थे। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जादू की शक्ति को परखूं। इस बार आदित्य पीछे नहीं हटा। शुरू में तो उसने बार बार उसके हमलों को चकमा दिया। अब जब उसे उसकी शक्तियों का अंदाजा हो गया था, तो वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करने जा रहा था। स्वूश! जैसे ही विक्टोरिया आदित्य को मुक्का मारने वाली थी, वह बीच में ही रुक गई क्योंकि उसका पूरा शरीर डर से जम गया था। उसे पसीना आने लगा। उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। आदित्य को देखते हुए उसे लगा जैसे वह लाल रंग की खाई को देख रही हो। उसके आसपास की हर चीज लाल हो गई थी। हर जगह खून बह रहा था। आदित्य उसके सामने खड़ा था। उसे लगा कि उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को देख सकती हैं। उसे लगा कि उन दिव्य आंखों से कोई रहस्य नहीं छिपाया जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी महान व्यक्ति के सामने चींटी हो। वह खुद को हीन महसूस कर रही थी। इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद उसे लग रहा था कि वह कभी भी उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी। उनके बीच का अंतर साफ था। क्या हो रहा है? विक्टोरिया ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। आदित्य के पीछे उसने अनगिनत लाशें पड़ी देखीं। कई जातियों की लाशें थीं। वहां भूत थे, ड्रैगन थे, वाइवन थे, जानवर थे, मनुष्य थे, कल्पित बौने थे और सभी प्रकार की जातियां थीं। किसी कारण से विक्टोरिया को इस दुनिया में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें झपकाईं, तो उसने पाया कि सब कुछ सामान्य हो गया है। वह आदित्य के सामने खड़ी थी। उसकी नज़रें उसके हाथ में मौजूद काली तलवार पर टिकी हुई थीं।
उसे संदेह था कि जो कुछ उसने देखा वह इसी तलवार के कारण था। अगले ही पल विक्टोरिया ने देखा कि एक मुक्का उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने हमले का बचाव करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसके पेट पर मुक्का मारा। इस बार विक्टोरिया को लगा कि उसके मुक्के की ताकत बढ़ गई है। मुक्के की वजह से उसे मुंह से खून की एक बूंद बाहर आ गई। टकराना, विक्टोरिया को पीछे धकेल दिया गया। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए वह गहरे सदमे में आदित्य की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। उसकी ताकत अचानक कैसे बढ़ गई। उसने सावधानी से आदित्य को देखते हुए खुद से पूछा। ये देखकर कि वह उसे गंभीरता से लेने लगी है, आदित्य मुस्कुराया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। इस उपाय से कई लोगों को अपने बाल वापस पाने में मदद मिलेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 354 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई 8 कुप क्षमता। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 354 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई 8 कुप क्षमता। एड्स बाय पब फ्यूचर। विक्टोरिया को अपनी ओर आते देख आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी। इससे एडामांटाइट डूमब्लेड का एक फंक्शन सक्रिय हो गया। डिंग। एडामांटाइट डूमब्लेड का फंक्शन 5 ब्लडलस्ट सक्रिय हो गया है। फंक्शन 5 रक्त पिपासा। एडामांटाइट डूमब्लेड आपकी हत्या के इरादे से प्रतिक्रिया करता है। जब ब्लडलस्ट सक्रिय होता है तो आपकी शारीरिक शक्ति 400 जोड़ बढ़ जाएगी। आदित्य के मुक्का खाने के बाद विक्टोरिया का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन जैसे ही सुनहरे कंगन फिर से चमकने लगे उसका पीलापन तुरंत गायब हो गया। 1 सेकंड बाद वह पूरी तरह से ठीक लग रही थी। वे कंगन साधारण नहीं हैं। आदित्य ने अनुमान लगाया कि उसने जो सुनहरे कंगन पहने थे वे किसी प्रकार की शक्तिशाली कलाकृति होगी जो किसी भी चोट को बहुत तेज गति से ठीक करने की क्षमता रखती है या कुछ ऐसा ही। हालांकि आदित्य ने छाया रक्षक को दुश्मन के सभी 5वें क्रम के साधकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन छाया रक्षक के लिए दुश्मन के बारे में हर एक चीज का पता लगाना असंभव था। आदित्य को नहीं पता था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली कलाकृति होगी। विक्टोरिया के ठीक होने के बाद उसने अपने मन को कई ऑर्ब्स में संघनित करना शुरू कर दिया। उसके सामने 7 गहरे बैंगनी रंग के फुटबॉल के आकार के ऑर्ब्स बन गए। जैसे जैसे वह उनमें अपना मन डालती गई ऑर्ब्स चमकने लगे। एक निश्चित बिंदु के बाद ऑर्ब्स का आकार छोटा होने लगा। आदित्य को तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी। वह मन के गोले को छोटा कर रही है। आदित्य बिना कुछ किए वहां खड़ा नहीं रहा। अगले ही पल आदित्य के सामने लाल रंग की लौ का एक बड़ा गोला बन गया। जैसे जैसे मन के गोले आकार में छोटे होते गए लाल रंग की लौ का आकार बढ़ता गया। कुछ सेकंड बाद फुटबॉल के आकार के माने गोले सिकुड़कर गोलियों जितने छोटे हो गए थे, लेकिन हर 9 गहरे बैंगनी रंग की माने गोली बहुत चमक रही थी। जबकि फुटबॉल के आकार का लाल रंग का ज्वाला गोला अब एक छोटे से सूरज में बदल गया था। लाल रंग का गोला 20 मीटर बड़ा था। संपीड़ित मन गोलियां। क्रिम्सन ज्वलंत ऑर्ब। दोनों हमले जारी किए गए। कंप्रेस मैना की गोलियां क्रिम्सन ऑर्ब से ज्यादा तेज चलीं। जल्द ही दोनों हमले एक दूसरे से टकराए और फिर एक बड़े विस्फोट में बदल गए। लेकिन विस्फोट से ठीक पहले आदित्य ने एडामांटाइट डूमब्लेड का पहला कार्य प्रयोग में लाया। बड़ा करें। जैसे ही विस्फोट हुआ आदित्य की काली तलवार फैलकर एक विशाल काली तलवार बन गई जो 25 मीटर से अधिक लंबी और 10 मीटर चौड़ी थी। आदित्य ने अपने शरीर को एडामांटाइट डूमब्लेड के पीछे छिपा लिया, ये जानते हुए कि उसकी तलवार बहुत मजबूत धातु से बनी थी और पीक 5वें क्रम की तलवार थी। तलवार विस्फोट के प्रभाव को झेलने और उसे किसी भी नुकसान से बचाने में सक्षम होनी चाहिए। बूम। दूसरी ओर विक्टोरिया ने कुछ नहीं किया। उसने खुशी खुशी विस्फोट को गले लगा लिया। जैसे ही विस्फोट हुआ 1 सेकंड भी नहीं बीता कि वह पूरी तरह से उसमें समा गई। उसने मन अवरोध का उपयोग करके अपने शरीर की रक्षा करने की भी कोशिश नहीं की। एक बार फिर पूरा युद्ध क्षेत्र और न्यू मून वुडलैंड्स विस्फोट से हिल गया। विस्फोट की आवाज़ न्यू मून वुडलैंड्स से आगे निकलकर दोनों साम्राज्यों के कानों तक पहुंची। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से लड़ाई रोकनी पड़ी क्योंकि वे गहरे सदमे में हवा में विशाल मशरूम बादल को उठते हुए देख रहे थे। अधिकांश सैनिकों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इससे उन्हें अपनी शक्तियों और एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की शक्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर भी महसूस हुआ। अपनी दिशा में बढ़ती हुई ज्वाला की एक बड़ी लहर को देखकर एस्टन ने जल्दी से अपने शरीर और इकोडोमिनियन सम्राट के शरीर को मैना की एक परत में ढक लिया। डेक्स्टन ने अपनी आंखें भय से चौड़ी कर ली क्योंकि उसने ज्वाला की विशाल लहर को अपनी ओर आते देखा। उस पल वह आदित्य की लड़ाई देखने के अपने फैसले पर पछता रहा था। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। सौभाग्य से जब उसने खुद को आग की लपटों के समुद्र में घिरा पाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ।
भले ही वह क्रिम्सन लपटों के भयानक तापमान को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके शरीर का 1 इंच भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। डेक्स्टन को जल्द ही एहसास हुआ कि मैना की एक परत ने उसकी त्वचा को ढक लिया था और यह सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। ये देखकर डेक्स्टन को अचानक अपने प्रधानमंत्री का आभार महसूस हुआ, जिन्होंने जबरदस्ती एश्टन को उसके साथ भेजा था। अगर एश्टन नहीं आता तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। इस बीच जब सब कुछ ठंडा हो गया, आदित्य ने एडमांडाइट डूमब्लेड को हिलाया और अपने आसपास की चीज़ों को देखा। इस बार इस भूमि को उनकी लड़ाई से जो नुकसान हुआ था वह एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया था। विस्फोट ने इस भूमि के भूभाग को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसने अनगिनत आवासों को नष्ट कर दिया है। जादुई जानवर जो पहले अपने घोंसले और गुफाओं में छिपे हुए थे, बिना ये जाने कि उन्हें किसने मारा, मर गए। सभी पहाड़, पेड़, नदियाँ, झरने और घाटियाँ नष्ट हो गई थीं और अब उनकी जगह एक विशाल आकार का गड्ढा बन गया है। सौभाग्य से आदित्य और विक्टोरिया मुख्य युद्ध के मैदान से दूर लड़ रहे थे, अन्यथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस हमले ने दोनों पक्षों के सभी सैनिकों को लगभग मार दिया होता। यदि इस तरह का विस्फोट एज्योर शहर में होता है तो ये पूरी राजधानी का लगभग 60% से 70% हिस्सा नष्ट कर देगा। और एज्योर शहर इस्टारिन साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। दूसरी ओर आदित्य के विपरीत खांसी 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 ईगलसिनोव 1 सम विक्टोरिया हिंसक रूप से खून खांस रही थी। उसने विस्फोट की शक्ति को कम करके आंका। अपनी कलाकृतियों के साथ भी उसे सतर्क रहना चाहिए था और कभी भी विस्फोट का सामना नहीं करना चाहिए था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसके शरीर की लगभग 90% त्वचा बुरी तरह जल गई थी। अभी वह बहुत बदसूरत लग रही थी। उसकी पहले जैसी खूबसूरती का कोई निशान नहीं था। जो बचा था वह जली हुई त्वचा थी। उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द से कराह रहा था। विक्टोरिया जमीन पर लेटकर चीखना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अगर वह पीक 5वें क्रम की साधक नहीं होती तो वह अभी मर जाती। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। लेकिन यह इसके लायक था। विक्टोरिया ने अपने दांत दिखाए जो अब खून से सने हुए थे, जबकि वह अपने कंगन को देख रही थी जो बहुत चमक रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 मिनट में ही उसकी 50% चोटें ठीक हो गईं। दर्द भी आधा रह गया। जैसे ही विक्टोरिया ठीक हो रही थी, आदित्य अपने एडमांटाइट डूमब्लेड के साथ काले मशरूम के बादल से बाहर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। विक्टोरिया के विपरीत जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, आदित्य पूरी तरह से ठीक दिख रहा था। विक्टोरिया को इस तरह घायल देखकर उसे लगा कि उसे अभी भी लोहा गर्म होने पर ही वार करना चाहिए। इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, वह उसे नीचे गिराना चाहता था। आदित्य 1 सेकंड से भी कम समय में विक्टोरिया के सामने आ गया। उसी समय सुनहरे रंग में चमकता हुआ सुनहरा कंगन गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। लेकिन आदित्य ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने काली तलवार उसके सीने पर चलाई। आदित्य ने सोचा कि वह उसके हमले से बचने की कोशिश करेगी, लेकिन बचने के बजाय उसने खूनी मुस्कान बिखेरी और काली तलवार को अपने दिल में घुसने दिया। टकराना। डिंग। एडमांटाइट डूमब्लेड का ओवरहीट प्रभाव शुरू हो गया है। डिंग। ओवरहीट। प्रत्येक प्रहार या प्रत्येक हिट से आपको एक बफ प्राप्त होने का मौका मिलता है जो आपके अगले प्रहार को 200% अधिक नुकसान पहुंचाता है। ओवरहीट के सक्रिय होने के साथ एडमांटाइट डूमब्लेड का रंग लाल हो गया। आदित्य ने सिस्टम के शब्दों को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है। जैसे ही काली तलवार की नोक पूरी तरह से उसके पीछे आ गई, विक्टोरिया ने कुछ ऐसा किया जिससे आदित्य भ्रमित हो गया। उसने अपनी दाहिनी हथेली उसके सीने पर रख दी। आदित्य ने देखा कि विक्टोरिया के कंगन से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा निकल रही थी। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा हाथ से होकर उसके दाहिने हाथ तक पहुंची जिसे उसने उसके सीने पर रखा था। क्या हो? बूम! एक शक्तिशाली आघात तरंग, जिसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, उसकी दाहिनी हथेली से निकली और उसके शरीर पर लगी। एश्टन और डेक्स्टन जो ये सब देख रहे थे, वे गहरी सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करके खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि आदित्य उड़ गया है। आदित्य का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसकी पीठ दूर जंगल और पहाड़ की ओर उड़ रही थी। टकराना, 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 टकराना। आदित्य को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे बस धुंधला दिखाई दे रहा था। उस समय उसका दिमाग बस यही सोच रहा था कि अभी क्या हुआ है और वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसकी पीठ अनगिनत पेड़ों के तने, पहाड़ और चट्टानों से टकराए। उसके रास्ते में जो भी आया वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। कोई भी उसे रोक नहीं पाया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ते हुए एक उल्कापिंड जैसी वस्तु लगभग 15 किलोमीटर तक सीधी राह पर उड़ती रही। टकराना। उसकी पीठ 5 मीटर चौड़े पेड़ के तने से टकराए। 100 साल पुराना पेड़ का तना पूरी तरह से टूट गया और पेड़ गिर गया, जबकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता रहा। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। ये प्रक्रिया अनगिनत बार दोहराई गई, जब तक उसका शरीर 100 मीटर ऊंचे चट्टानी पहाड़ से टकरा नहीं गया। टकराना। कुछ सेकंड बाद आदित्य ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने किसी तरह अपने दाएं और बाएं तरफ देखा। उसके चारों तरफ पत्थर थे। इस टक्कर से चट्टानी पहाड़ पर एक छोटा गड्ढा बन गया था।
इस हिंसक टक्कर के कारण पहाड़ पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। ये चमत्कार ही है कि यह पहाड़ अभी तक नहीं गिरा। आदित्य हिल नहीं पा रहा था। एक पल उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, दूसरे ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी चेतना हमेशा के लिए खत्म होने के कगार पर थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। दर्द असहनीय था और इधर आदित्य को लगता था कि उसे दर्द की आदत हो गई है। मैं हिल नहीं सकता। मैं जूलिया द्वारा मेरे लिए बनाई गई कोई भी 5 स्टार हीलिंग पिल नहीं खा सकता। आदित्य ने अपनी आंखें झपकाईं और याद किया कि उसके दिल में चाकू घोंपने के बाद क्या हुआ था। वे कंगन कोई सुपर हीलिंग आर्टिफैक्ट नहीं हैं, बल्कि उन कंगनों का एक अलग काम है। आदित्य ने खुद का मजाक उड़ाया कि उसने सोचा था कि वे कंगन हीलिंग आर्टिफैक्ट हैं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका सुंदर चेहरा खून से लथपथ था। उसके शरीर की लगभग हर हड्डी टूट चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा उसके पास इस जगह पर मरने से पहले सिर्फ 1 मिनट बचा था। वे कंगन क्षति को अवशोषित कर सकते हैं। हर बार जब मेरे हमले ने उसके शरीर को क्षतिग्रस्त या घायल किया तो उन क्षतियों को कंगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे ऐसा लगा कि वह ठीक हो रही है। लेकिन वास्तव में उन कंगनों ने सभी क्षति को संग्रहित किया और सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। यही कारण है कि उसने खुद को इतने शक्तिशाली विस्फोट का सामना करने से नहीं बचाया। शुरू से ही उसने मेरे लिए एक जाल बिछा रखा था। अगर मैं यहीं मर गया तो हम निश्चित रूप से यह युद्ध हार जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग पीड़ित होने वाले हैं। आदित्य को अब सोल ब्लेज और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल न करने का पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि वह उन 2 कौशलों का उपयोग किए बिना उसे हरा सकता है। यदि वे कंगन न होते तो आदित्य उसे 1 मिनट में ही हरा देता। हे, यही मेरा मौका है। छाया में छुपकर एक आदमी आदित्य को घूरते हुए डरावने अंदाज में मुस्कुराया। जल्द ही एक हत्यारा जिसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था छाया से बाहर आया। हत्यारे को देखकर आदित्य को लगा कि यह वास्तव में उसका अंत था। उसकी वर्तमान स्थिति में हत्यारे से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इससे सारा पैसा मेरा हो जाएगा। हत्यारे ने आदित्य की जान लेने के लिए खंजर निकाल लिया। इस दौरान आदित्य को उड़ाते समय विक्टोरिया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि वह सुनहरे कंगनों को देख रही थी। ये सुनहरे कंगन उसके लिए तुरुप का पत्ता थे। किसी भी शारीरिक क्षति को अवशोषित करने और उसे प्रतिद्वंद्वी पर छोड़ने की क्षमता ने उसे बढ़त दिलाई। आज उसके पास इसके कार्य का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसके उपयोग के बिना आदित्य को नहीं हरा सकती। विक्टोरिया ने अपने दिल से एडमांटाइट डूम ब्लेड निकाल लिया। जब उसका शरीर ठीक हो रहा था तो सोने के कंगन धीरे धीरे टूटने लगे। सेकंड बीतने के साथ दरारें धीरे धीरे फैलने लगीं। जब उसका शरीर लगभग ठीक होने वाला था तो कंगन टूट गए। क्षति अवशोषण। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 355 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई IX। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 355 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई IX। एड्स बाय पब फ्यूचर। हे, यही मेरा मौका है। छाया में छुपकर एक आदमी आदित्य को घूरते हुए डरावने अंदाज में मुस्कुराया। जल्द ही एक हत्यारा जिसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था छाया से बाहर आया। हत्यारे को देखकर आदित्य को लगा कि यह वास्तव में उसका अंत था। उसकी वर्तमान स्थिति में हत्यारे से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इससे सारा पैसा मेरा हो जाएगा। हत्यारे ने आदित्य की जान लेने के लिए खंजर निकाल लिया। जब इको नेक्सस साम्राज्य का प्रधानमंत्री आदित्य के सिर पर इनाम रखने गया तो हत्यारे संगठन ने मिशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, भले ही प्रधानमंत्री बहुत सारा पैसा देने को तैयार था। बिना कोई कारण बताए उसके मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन सौभाग्य से हत्यारों में से एक, जिसने सब कुछ सुन लिया था, प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया। आमतौर पर हत्यारों को संगठन के माध्यम से इनाम मिलता था। प्रधानमंत्री और आदित्य को मारने आए हत्यारे ने संगठन के मध्यस्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक दूसरे के साथ काम करने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने एक समझौता किया। शुरू में इवान इको डोमिनियन साम्राज्य में आदित्य की तलाश कर रहा था। उसे लग रहा था कि आदित्य 4 युद्ध क्षेत्रों में से एक पर दिखाई देगा। सौभाग्य से इवान के लिए और दुर्भाग्य से आदित्य के लिए आदित्य यहां आ गया। अपने सामने लक्ष्य को देखकर इवान बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि अब उसे लक्ष्य की तलाश में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उसने तुरंत आदित्य पर हमला नहीं किया। वह एक हत्यारा था। वह सामने से हमला करने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसे लक्ष्य को मारने के लिए बस एक ही अवसर की आवश्यकता थी। इवान जानता था कि वह इस मिशन को लेकर बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जो पीक 5वें क्रम के साधक को मारने में सक्षम था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी ताकत पीक 5वें क्रम के साधकों के बराबर थी, और वह मात्र एक नौसिखिया 4थे क्रम का साधक था। आदित्य का सबसे कमजोर हमला भी उसे मार सकता था।
सौभाग्य से एक हत्यारे के रूप में इवान के पास कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग करता था। यह उसकी क्षमता थी कि वह अपने मन को शीर्ष 5वें क्रम के साधकों से भी छिपा सकता था। इवान इंतजार करता रहा, उसे उम्मीद थी कि विक्टोरिया उसे काम पूरा करने के लिए एक मौका देगी। सौभाग्य से उसे उस अवसर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। इवान को उम्मीद नहीं थी कि विक्टोरिया उसकी उम्मीदों से बढ़कर आदित्य को मौत के इतने करीब ले आएगी। उसने उसका काम बहुत आसान कर दिया था। मुझे विक्टोरिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इवान आदित्य को घूरते हुए मुस्कुराया। पहले तो उसे लगा कि यह काम अब तक का सबसे कठिन और मुश्किल काम होगा, लेकिन अब उसे लगा कि यह काम अब तक का सबसे आसान काम था। मुझे बस ये खंजर उसके सिर में घोंपना है और काम हो जाएगा। इवान आदित्य के पास गया। आदित्य कुछ नहीं कर सकता था सिवाय ये देखने के कि इवान उसकी ओर कैसे बढ़ रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक हत्यारे के हाथों मर जाएगा। शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि विक्टोरिया के पास इतना शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं शुरू से ही पीछे नहीं हटता। आदित्य ने इस बात पर विचार किया कि विक्टोरिया के खिलाफ अपनी लड़ाई में वह क्यों हार गया। ये पहली बार था जब आदित्य आधिकारिक तौर पर कोई मुकाबला हार गए। आज से पहले, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वह हमेशा चमत्कार करके अपने विरोधियों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तुम्हारी मौत से मुझे अनगिनत लाभ होंगे। अलविदा, ड्रैगन किंग। जैसे ही इवान आदित्य का गला काटने के लिए तैयार हुआ, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। उसी समय इवान पर एक शक्तिशाली दबाव आया। बूम! दबाव इतना ज्यादा था कि इवान तुरंत घुटनों के बल गिर गया। आदित्य ने इवान की तरफ देखा जो अब घुटनों के बल गिर चुका था और पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। आदित्य को उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। इससे आदित्य को आश्चर्य हुआ कि इवान को इतना भयभीत करने वाली क्या बात हो सकती है। उसे बचाने कौन आया था? क्या ये डेक्स्टन द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति है? आदित्य ने देखा कि डेक्स्टन ने उसके साथ एक नौसिखिया 5वीं श्रेणी का कल्टीवेटर खरीदा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि नौसिखिया 5वीं श्रेणी का कल्टीवेटर इतनी जल्दी इतनी दूर तक पहुंच पाएगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि विक्टोरिया ने एश्टन को आदित्य को बचाने की अनुमति नहीं दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह यहाँ क्या कर रही है? इवान को लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इतनी बड़ी गलती की इसकी वजह से महारानी को बुलाना पड़ा। हालांकि इवान ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा है। हालांकि उसने कभी नहीं देखा कि वह कैसी दिखती थी। भले ही उसे कभी नहीं देखा गया कि वह कितनी सुंदर थी। इवान और संगठन के लिए काम करने वाले हर दूसरे हत्यारे को उसकी आभा पता थी। इस आभा में कोई गलती नहीं थी, केवल उसके पास ही यह आभा हो सकती है। इवान और अन्य सदस्यों को उसकी आभा को इस हद तक याद रखना सिखाया जाता है कि भले ही हत्यारे सदस्यों का दिमाग खराब हो गया हो, फिर भी वे सहज रूप से उसकी आभा को याद रखेंगे। इवान जानता था कि उसने क्लाइंट के मिशन को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करके संगठन के कोड का उल्लंघन किया है। उस संगठन में काम करने वाले हर हत्यारे को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना और उनके अनुसार जीना पड़ता था। अगर एक भी नियम टूटा तो उस हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हत्यारा किसी दूसरे महाद्वीप में भाग गया या किसी चट्टान के नीचे छिप गया, वह संगठन उसे फिर भी ढूंढकर मार डालेगा। संगठन के हत्यारों को कभी भी स्वतंत्र रूप से क्लाइंट से संपर्क करने या क्लाइंट से कोई मिशन स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे मार दिया जाएगा। इवान ने अपने कामों के परिणामों को जानते हुए भी इकोनेक्सस साम्राज्य के प्रधानमंत्री से संपर्क किया। इतना सारा पैसा पाने के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन अब उसे इसका पछतावा हो रहा था। एक आकृति आसमान से उड़ी। आकृति का पूरा शरीर सोने से चमक रहा था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से उतरती हुई एक दिव्य आकृति को देख रहा हो। उससे निकलने वाली सुनहरी चमक इतनी तीव्र थी कि वह उसका चेहरा नहीं देख पाया या यह नहीं जान पाया कि वह कैसी दिखती है, लेकिन उसके शरीर की रूपरेखा से आदित्य अनुमान लगा सकता है कि वह एक लुभावनी सुंदरता है। आकृति ने इवान को चुपचाप देखा। इवान के लिए यह चुप्पी घुटन भरी थी। उसकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह एक शक्तिशाली 5वीं श्रेणी की साधक थी। उसने अपनी साधना से इवान पर दबाव डाला। इवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा हो। अभी इवान को ऐसा लग रहा था कि वह एक चींटी है जिसे उसके साधना दबाव से ही कुचलकर मार दिया जाएगा। इवान, तुमने संगठन का 37वां कोड तोड़ा है। अब से तुम संगठन के सदस्य नहीं रहोगे। साथ ही संगठन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण इकोनेक्सस एम्पायर को संगठन से संपर्क करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संगठन इकोनेक्सस एम्पायर से कोई भी मिशन स्वीकार नहीं करेगा। अब तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह महिला उसे देख रही थी जब वह इकोनेक्सस साम्राज्य के बारे में बोल रही थी। उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि इवान को इकोनेक्सस सम्राट ने भेजा था। कृपया कुछ दया करो। इवान ने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और उससे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसकी आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। अगले ही पल इवान के नीचे से एक विशाल हाथ बाहर आया।
छाया हाथ ने इवान को पकड़ लिया और उसे उस द्वार में खींच लिया जहां से वह आया था। मुझे बचाओ। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे इवान को रसातल में भेजा जा रहा है। जब छाया हाथ गायब हो गया और जमीन पर द्वार बंद हो गया तो उसने आदित्य की ओर देखा जो भी उसकी ओर देख रहा था। ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं मेरे तथाकथित पति। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द सुने उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पहले आदित्य को इस बात पर संदेह था कि यह महिला कौन हो सकती है, लेकिन अब उसे 100% यकीन हो गया था कि वह कौन है। आदित्य को देखकर वह बहुत खुश नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अनिच्छुक थी। आदित्य ने देखा कि एक हरे रंग की मोती के आकार की गोली उसकी ओर तैर रही है। गोली उसके मुंह तक पहुंच गई। ये जानते हुए कि यह गोली कोई खतरनाक नहीं है, आदित्य ने बिना कोई सेकंड बर्बाद किए इसे खा लिया। जैसे ही गोली उसके पेट में पहुंची उसका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगा। हालांकि यह गोली जूलिया द्वारा बनाई गई 5 स्टार गोलियों जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी गोली का असर बहुत अच्छा था। आदित्य को अपने शरीर में सुधार महसूस हो रहा था। वह हर गुजरते सेकंड के साथ अपने शरीर को थोड़ा हिला पा रहा था। चूंकि उस शापित अनुबंध के माध्यम से मेरा जीवन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें मरवा नहीं सकती। इसका मतलब यह भी है कि मैं तुम्हारे सिर पर कोई इनाम स्वीकार नहीं कर सकती। कितना निराशाजनक है। देवी निराश और परेशान लग रही थी। आदित्य कुछ नहीं बोला। वह उस समय कुछ बोल नहीं सकता था। वह केवल उसकी बातें देख और सुन सकता था। चूंकि हम मिले हैं इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मुझे खोजने के लिए कभी मत आना। मैं तुमसे विवाहित हो सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीऊंगी। अलविदा। ये जानते हुए कि आदित्य का जीवन अब खतरे में नहीं है, वह जल्द ही गायब हो गई। कोई भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। अगर आदित्य ने उसे नहीं देखा होता तो उसे भी उसकी उपस्थिति का कभी एहसास नहीं होता। जाने से पहले देवी ने अपनी वसीयत साफ साफ बता दी। उसे अनुबंध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और चाहती थी कि आदित्य उससे दूर रहे। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक रहा हूं और कम से कम एक बार तुमसे मिलना चाहता था। तुमसे मिलने के बाद मुझे भी लगता है कि हमारे रास्ते अलग होने चाहिए। तुम और मैं पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में रहते हैं। हमारा एक साथ रहना असंभव है। उससे मिलने के बाद आदित्य अब जल्द से जल्द 7वें क्रम का रनमास्टर बनना चाहता था ताकि वह अपनी या किसी भी देवी की आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना अनुबंध तोड़ सके और उन्हें मुक्त कर सके। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 356 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई एक्स। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 356 न्यू मून वुडलैंड्स की लड़ाई एक्स। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस दौरान विक्टोरिया जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती थी आदित्य की दिशा में बढ़ रही थी। जब वह कुछ 100 मीटर दूर थी तो उसे एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। वह कौन है? वह बता सकती थी कि यह एक महिला है, लेकिन वह ये नहीं बता सकती थी कि वह वास्तव में कौन है। कुछ 100 मीटर की दूरी से भी उसकी आभा को महसूस करके विक्टोरिया को यकीन था कि अपने कंगन के साथ भी वह उसे हरा नहीं पाएगी। यद्यपि वह और विक्टोरिया दोनों ही 5वीं श्रेणी की शीर्ष साधक थीं, फिर भी विक्टोरिया को अपनी शक्ति की तुलना इस महिला से करते समय हीनता महसूस हुई। एक सेकंड बाद वह गायब हो गई। ये देखकर विक्टोरिया ने राहत की सांस ली। उसकी योजना आदित्य को बचाने की थी। अगर यह महिला उसके रास्ते में आ गई तो उसे यकीन नहीं है कि वह समय रहते आदित्य को बचा पाएगी। सौभाग्य से उसने उसे कुछ नहीं किया। विक्टोरिया नहीं चाहती थी कि आदित्य मर जाए। आदित्य एक आदर्श साथी था। विक्टोरिया को यकीन नहीं है कि उसे अपने जीवन काल में दिव्य वंश वाला कोई और ड्रैगन मिलेगा या नहीं। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि वह युवा पुरुषों में दिलचस्पी रखती थी और आदित्य केवल 19 वर्ष का था, और उसने जो बलिदान दिया उसके बाद वह नहीं चाहती थी कि उसका संभावित भावी साथी मर जाए। आदित्य ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है। यह महसूस करते हुए कि यह विक्टोरिया है, आदित्य सोल ब्लेज का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। अब जब उसने अपना कुछ मैना वापस पा लिया है तो हीलिंग पिल और शॉर्ड ऑफ लाइफ की बदौलत, जो एक शुरुआती 4 स्टार आर्टिफैक्ट था जिसे उसने अपनी मैना रिकवरी स्पीड को 30% तक बढ़ाने के लिए बनाया था, उसके पास कम से कम 30 सेकंड के लिए इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मैना था। हालांकि इस घायल अवस्था में इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग करने से उसके शरीर को और भी अधिक नुकसान हो सकता है। रुको। अचानक आदित्य को कुछ एहसास हुआ और वह विक्टोरिया के आने का इंतजार करने लगा। मैंने उस समय टेलीपोर्टेशन या ड्रैगन ट्रांसफर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उस पल आदित्य को लगा कि वह खुद को थप्पड़ मार ले। वह कब से इतना मूर्ख हो गया? अगर उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होता तो वह ड्रैगन पैलेस में वापस आ सकता था, या ड्रैगन ट्रांसफर का इस्तेमाल करके वह किसी दूसरे ड्रैगनियन के साथ अपनी जगह बदल सकता था।
लेकिन फिर अगर मैंने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होता तो मैं उसे देखने का मौका चूक जाता। आदित्य ने इस बहाने से अपने दिल को तसल्ली दी। विक्टोरिया ने देखा कि आदित्य एक चट्टान पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मरने वाला है। वह सावधानी से विक्टोरिया को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी लड़ सकता है। दरार। उसी समय विक्टोरिया के हमले के बाद जो आकाश कुछ समय के लिए साफ हो गया था, वह अब फिर से काला पड़ने लगा था। बादलों के गरजने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। विक्टोरिया को आदित्य को इस तरह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद थी कि वह मरने के कगार पर होगा, लेकिन इससे उसके प्रति उसकी प्रशंसा और सम्मान और भी बढ़ गया। आदित्य ने देखा कि विक्टोरिया ने जो कंगन पहले पहने थे वे अब वहां नहीं थे। जैसे ही वह इन्फर्नो ओवरड्राइव को सक्रिय करने वाला था, विक्टोरिया ने उसे तुरंत रोक दिया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? आदित्य पूरी तरह हैरान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सन्नाटे का फायदा उठाते हुए आदित्य ने चुपचाप 5 स्टार हीलिंग पिल खा ली। जैसे ही पिल उसके पेट में पहुंची, उसके ठीक होने की रफ्तार लगभग 3 गुनी हो गई। उसके शरीर पर लगे घाव तेजी से भरने लगे। तुमने अपनी तलवार मेरे पास छोड़ दी। जैसे ही विक्टोरिया एडमांडाइट डूमब्लेड के पास लौटने वाली थी, आदित्य अचानक गायब हो गया और विक्टोरिया के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। विक्टोरिया को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। आदित्य की ओर देखते हुए उसने पाया कि ड्रैगन किंग उसे बेरुखी से घूर रहा था। उसके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। वह बता सकती थी कि वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। तुम क्या चाहते हो? उसने फुसफुसाते हुए स्वर में पूछा। विक्टोरिया ने अपने उत्तर में ईमानदारी बरतने का निश्चय किया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथी और मेरे पति बनो। महिला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी मजाक कर रहा हूं? आदित्य ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। विक्टोरिया का गला घुट गया। विक्टोरिया ने दर्द सहा और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं शुरू से ही तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुम्हारी ताकत देखकर मुझे लगा कि तुम मेरे सुनहरे कंगन की ताकत से बच पाओगे। मैं जितनी जल्दी हो सका तुम्हारे पीछे भागी ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं और फिर तुम्हें यहां से ले जा सकूं। विक्टोरिया अपने साम्राज्य को धोखा देने और आदित्य के साथ किसी दूसरे महाद्वीप या किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के बारे में सोच रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद आदित्य ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे विक्टोरिया को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उसने अभी भी उसे नहीं छोड़ा क्योंकि उसे अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। तो अब तुम क्या चाहती हो? आदित्य समझ गया कि वह उसे हराना चाहती थी और फिर उसे तब तक दूर ले जाना चाहती थी जब तक वह कमज़ोर और ठीक हो रहा था। उसके सवाल सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दर्द भरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारा पीछा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपना साथी बनाना असंभव है, इसलिए मैं पहले तुम्हारी अधीनस्थ बनना चाहती हूँ और तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती हूँ। वह उसका पीछा करना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उसके करीब पहुंच सकती है। हालांकि उसकी शुरुआती योजना विफल हो गई थी, फिर भी उसने उसे अपना साथी बनाने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा सा व्यक्त करते हुए ठंडे स्वर में मुस्कुराया। और मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूं? ये सब कुछ मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर द्वारा योजनाबद्ध हो सकता है। तुम एक जासूस हो सकते हो। मैं किसी भी पीठ पीछे वार करने वाले को अपना अधीनस्थ नहीं बनाना चाहता। मुझे पीठ पीछे वार करने वालों से नफरत है। आदित्य को वह समय याद आया जब इथरियल एम्पायर के एक बुजुर्ग ने उन्हें धोखा दिया था। इस कारण वे एक जंगल में फंस गए थे जो म्यूटेंट फायर चींटियों का घर था। आदित्य ने गुस्से में उसे मार डाला था। आदित्य के पास बहुत सारे रहस्य थे। हालांकि यह जानना आकर्षक लग रहा था कि एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक उसकी सेवा करना और उसका अनुसरण करना चाहता है, लेकिन उसने लालच को अपनी आंखों पर हावी नहीं होने दिया। वह एक जासूस हो सकती है और यह सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है जिसे ओरेकल एलायंस ने उसके रहस्य को जानने के लिए बनाया है। आदित्य को विक्टोरिया पर भरोसा नहीं था। आदित्य की बातें सुनकर विक्टोरिया एक पल के लिए असहाय महसूस करने लगी। वह ये देखकर असहाय महसूस कर रही थी कि आदित्य कितना सतर्क था। मैंने मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के साथ कभी विश्वासघात न करने की शपथ ली है। 25 वर्षों से मैंने अपने दिल और आत्मा से मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सेवा की है। मैंने अपने वरिष्ठों और सम्राट द्वारा दिए गए हर आदेश और हर आज्ञा का पालन किया है। लेकिन अब मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूँ। मैंने मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की काफ़ी लंबे समय तक सेवा की है। मैं अपना भविष्य बनाने के लिए काम करना चाहता हूँ। आदित्य ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ठंडक का भाव फीका पड़ रहा था। लेकिन अब उस शपथ का कोई मतलब नहीं है। साम्राज्य द्वारा अपने ही लोगों के साथ की जा रही क्रूर हरकतों को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे सम्राट की सेवा नहीं करना चाहता जो अपने लोगों की पीड़ा से लाभ कमाता है। मैं कुछ समय से मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य को छोड़ने और अपने सपने को साकार करने के बारे में सोच रहा था। ये युद्ध मुझे छोड़ने का सही अवसर देता है। चूंकि सम्राट का हाथ युद्ध में व्यस्त है, इसलिए वह अपनी सेना को मेरी तलाश में नहीं भेज सकता।
तुम्हें देखने के बाद मैंने तुम्हें अपना साथी बनाने का फैसला किया है, क्योंकि तुम बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो। मैं एको डोमिनियन सम्राट को पकड़ने और उसे साम्राज्य को सौंपने और फिर तुम्हारे साथ इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाने की योजना बना रहा था। आदित्य ने विक्टोरिया को छोड़ दिया। उसने अभी के लिए उसकी बातों पर विश्वास करने का फैसला किया था। तुमने सिर्फ मेरी शक्ति के कारण मुझे अपना साथी क्यों चुना? उसने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पालन पोषण एक अमेजोनियन ने किया है। मैं भले ही अमेजोनियन न हो, लेकिन मैंने उनकी अधिकांश शिक्षाएं विरासत में पाई हैं। किसी भी अन्य अमेजोनियन की तरह मैं अपने साथी के रूप में सबसे मजबूत पुरुष को पाना चाहती हूँ, और वह पुरुष आप हैं। उसने ये तथ्य नहीं बताया कि उसे युवा पुरुषों में दिलचस्पी थी। अमेजोनियन द्वारा पाला गया, इससे पता चलता है कि तुम ऐसे क्यों हो। ये सुनकर वह शर्मा गई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। विक्टोरिया ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसका भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब उसने उसे लगभग मार ही डाला था। लेकिन फिर भी वह अपनी निराशा को छिपा नहीं पाए। लेकिन अगर तुम मेरे ड्रैगनियन बनने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बना लूंगा। अब भी स्टारिन साम्राज्य के पास अभी भी कोई पीक 5वें क्रम का साधक नहीं था। इसके अलावा आदित्य जो पीक 5वें क्रम के साधकों को मारने में सक्षम है, स्टारिन साम्राज्य को वास्तव में कुछ पीक 5वें क्रम के साधकों की आवश्यकता थी। आखिरकार एक साम्राज्य की ताकत साम्राज्य के पास मौजूद 5वें क्रम के साधकों की संख्या से निर्धारित होती है। आदित्य के पास विक्टोरिया की ताकत है। जब तक वह उसे ड्रैगनियन में बदल देता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसे शक्ति का एक नया स्तर प्राप्त होगा। साथ ही उसे अपने ड्रैगनियन में बदलने से उसे उसके विश्वासघात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं सहमत हूँ। बिना किसी सवाल या झिझक के विक्टोरिया आदित्य की ड्रैगनियन बनने के लिए सहमत हो गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 357 प्रथम युद्ध का समापन आए। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 357 प्रथम युद्ध का समापन आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं सहमत हूँ। बिना किसी सवाल या झिझक के विक्टोरिया आदित्य की ड्रैगनियन बनने के लिए सहमत हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, एक बार तुम ड्रैगनियन बन गई तो फिर पीछे नहीं हटोगी। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, तुम्हें जीवन भर मेरी सेवा करनी होगी। तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। उसकी बातें सुनने के बाद आदित्य देखना चाहता था कि क्या वह अपना मन बदलेगी। अगर उसने जरा सी भी हिचकिचाहट दिखाई तो वह ड्रैगनियन बनने के लायक नहीं है, और उसकी दुश्मन होने के नाते उसे मारना होगा। मैं अपने कर्तव्यों के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा मन बदल दे। वह बहुत दृढ़ लग रही थी। इससे आदित्य उसके रवैये से बहुत संतुष्ट हुआ। ठीक है, अब मैं शुरू करूंगा। हालांकि आदित्य अभी भी 10,000 सैनिकों को एक साथ ड्रैगनियन में बदलने की पीड़ा झेल रहा है, फिर भी वह विक्टोरिया को ड्रैगनियन में बदलने के लिए खुद को प्रेरित कर सकता है। उसे ड्रैगनियन में बदलने से स्टारिन साम्राज्य को एक शक्तिशाली पीक 5वें क्रम का योद्धा मिल जाएगा। विक्टोरिया युद्ध के मैदान में आदित्य की जगह भी ले सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रैगनियन बनकर वह आदित्य को धोखा नहीं दे सकती या उसके या स्टारिन साम्राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। आदित्य को लगा कि ड्रैगनियन बनने से उसे बहुत सारे लाभ होंगे, जबकि नुकसान बहुत कम और बहुत छोटी बातें होंगी। अपनी आंखें बंद करो। आदित्य ने एडमांडाइट डूम ब्लेड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने विक्टोरिया को अपने दाहिने घुटने पर देखा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसके दोनों हाथ उसके दाहिने घुटने के ऊपर रखे हुए थे। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने सुनहरे खून की एक बूंद निकाली। खून की बूंद उसके सीने के ऊपर तैरने लगी। छूते ही विक्टोरिया के पूरे शरीर में सुनहरी चमक फैल गई। उसका शरीर सुनहरी आभा में चमकने लगा। मेरा शरीर बदल रहा है, विक्टोरिया ने दर्द से अपने दांत पीसते हुए सोचा। उसे लगा कि उसके अंदर जलन हो रही है। अंदर की जलन उसे ऐसा महसूस करा रही थी मानो उसे नर्क में भेज दिया गया हो। उसे लगा कि आदित्य उसे जानबूझकर गंभीर रूप से घायल करने के लिए सजा दे रहा है, लेकिन वह जानती थी कि यह सच नहीं था। अगर वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था तो वह ऐसा तब कर सकता था जब वह आत्मसमर्पण कर चुकी थी। साथ ही वह अपने खून में बदलाव महसूस कर सकती थी। वह अपनी शक्ति और ताकत को तेजी से बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। यह एक रहस्यमय एहसास था। वह जो महसूस कर रही थी उसे सिर्फ एक शब्द में बयां करना मुश्किल था। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रही है और उसकी पीठ पर कुछ बदल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्टोरिया को लगा कि उसके और आदित्य के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा है। उसे लगा कि वह आदित्य को और ज्यादा समझ पा रही है। वह आदित्य के बहुत करीब महसूस कर रही थी। दूसरे ड्रैगन्स के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन गया था। वह कई तरह के बदलावों को महसूस कर सकती थी।
करीब 1 मिनट बाद उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी आभा आखिरकार गायब हो गई। जैसे ही विक्टोरिया ने अपनी आंखें खोली, उसने अपना सिर उठाया और अपने मालिक को घूरने लगी। आपको कैसा लग रहा है? ये पहली बार था जब आदित्य ने एक शीर्ष 5वें क्रम के योद्धा को ड्रैगनियन में बदल दिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही मेरी साधना वैसी ही रही हो, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। सच में, विक्टोरिया अपनी नई ताकत आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर आदित्य उसका गुरु नहीं होता, तो वह पहले ही उसे अपनी शक्तियों और अपनी नई सीमा का परीक्षण करने के लिए चुनौती दे चुकी होती। मैं अभी जो देख रहा हूँ, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सोचना कि दुश्मन पक्ष की ओर से 5वीं श्रेणी की एक साधिका खुद को स्टारिन सम्राट के सामने पेश करेगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। आदित्य और विक्टोरिया को उसकी मौजूदगी का एहसास बहुत पहले से था। वह एश्टन था। डेक्स्टन ने आदित्य को बचाने के लिए एश्टन को भेजा था, लेकिन एक नौसिखिया 5वें क्रम का साधक होने के कारण उसकी गति विक्टोरिया की तुलना में वास्तव में धीमी थी। जब वह पहुंचा तो उसने विक्टोरिया को आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठे पाया। उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी चमक थी। काश मैं कुछ सेकंड पहले पहुंच जाता तो मैं देख सकता था कि कैसे स्टारिन सम्राट ने विक्टोरिया को ड्रैगनियन में बदल दिया। एश्टन को बहुत पछतावा हुआ। एश्टन ने अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फिर भी वह देर से पहुंचा। वह बता सकता है कि विक्टोरिया अपने पिछले स्वरूप से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ये वह लाभ है जो ड्रैगनियन होने से मिलता है। एश्टन ने यह भी सुना है कि ड्रैगनियन बनने से खेती अगले क्षेत्र या अगले रैंक पर पहुंच सकती है। एश्टन विक्टोरिया से ईर्ष्या और जलन रखता था। दुर्भाग्य से वह अपने स्वामी को नहीं बदल सकता। अगर वह बदल सकता तो वह भी आदित्य की सेवा करता। इस बीच आदित्य ने अपनी टी शर्ट उतारी जो फट गई थी और खून से लथपथ थी। अब तक उसके शरीर पर लगी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। इससे पता चलता है कि जूलिया की 5 स्टार हीलिंग पिल्स में कितनी ताकत थी। अभी 2 मिनट पहले ही आदित्य गंभीर रूप से घायल था और मौत के कगार पर था, और अब वह लगभग ठीक हो चुका है और एक और लड़ाई के लिए तैयार है। समय समय पर उसकी गोलियां मेरी जान बचाती रहती हैं। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे बिना शायद मैं अब तक जीवित नहीं रह पाता। आदित्य ने मन ही मन सोचा। तुम दोनों वापस जाओ, मैं पास की नदी या झील में जाकर नहाना चाहती हूँ। विक्टोरिया आदित्य को नहाते हुए देखना चाहती थी। दुर्भाग्य से ये संभव नहीं था। वह अपनी जिज्ञासा को केवल अपनी कल्पना से ही संतुष्ट कर सकती थी। जैसे ही वे दोनों वापस जाने वाले थे, आदित्य की आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। विक्टोरिया, मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी को मार डालो। फिर वह हवा में गायब हो गया। वह इतनी समझदार थी कि उसे समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। अब उसकी भूमिका पूरी तरह बदल चुकी थी। वह स्टारिन साम्राज्य की ड्रैगनियन थी और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य अब उसका दुश्मन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। महाराज, क्या आप ठीक हैं? ड्यूक एडम ऑनॉर्ड के दाहिने हाथ एडी वुड ने पूछा। मैं अभी भी जीवित हूँ। एडम थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। एडी भी थका हुआ था। 2 शक्तिशाली नेक्रोमेंसर को नीचे गिराना आसान नहीं था। तुम्हारे बारे में क्या? एडम ने दुश्मन सैनिकों को मारना शुरू करते हुए पूछा। एडम के पीछे खड़े एडी ने जवाब देते हुए युद्ध के मैदान को स्कैन किया। मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। वैसे महामहिम कहाँ हैं? जब एडी युद्ध के मैदान को स्कैन कर रहा था तो उसने देखा कि आदित्य कहीं नहीं मिल रहा था। एक तीर एडम की ओर बढ़ा। एडम ने उस सैनिक को पकड़ लिया जो उससे लड़ने की हिम्मत रखता था। एडम ने खुद को उन बेचारे सैनिकों के शरीर का इस्तेमाल करके बचाया जो कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही तीर सैनिक के सिर में लगा, एडम ने शांति से सैनिक के शरीर को फेंक दिया और फिर अपनी नज़र दूसरे दुश्मन सैनिक पर केंद्रित कर ली। मुझे नहीं पता, शायद वे युद्ध के मैदान से कहीं दूर लड़ रहे हों। जब आदित्य और विक्टोरिया के हमले आपस में टकराए तो एडम और अन्य लोगों को झटका लगा। चूंकि विक्टोरिया और आदित्य दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी लड़ाई से उनके सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वे दोनों धीरे धीरे युद्ध के मैदान से दूर चले गए। इस बीच एडी युद्ध के मैदान को स्कैन कर रहा था। युद्ध शुरू हुए लगभग 7 या 9 मिनट हो चुके हैं। उस छोटी सी अवधि में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। दुश्मन सेना द्वारा खरीदे गए नेक्रोमेंसरों को ज्यादातर ड्रैगनियन द्वारा मार दिया गया है। अब केवल बहुत कम नेक्रोमेंसर ही बचे हैं। पहले नेक्रोमेंसर द्वारा बुलाए गए मरे हुए लोग उनके सैनिकों पर हावी होने लगे थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। यह मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर था जो दबाव महसूस कर रहा था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा था। 600,000 की सेना में लगभग 5000 ड्रैगनियन थे। हर ड्रैगनियन अपनी अलग लीग में था। सबसे कमज़ोर ड्रैगनियन भी अपनी नज़र में सभी को धूल चटा रहा था। जब युद्ध शुरू हुआ तो ड्रैगनियनों में से आधे ने दुश्मन के तीरंदाजों को मारना शुरू कर दिया और जादुई तोपों को नष्ट करना शुरू कर दिया या जादुई तोपों को चलाने वाले सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, जबकि बाकी आधे युद्ध के मैदान के केंद्र में रहे। उन्होंने सभी शक्तिशाली सैनिकों और नेक्रोमेंसर को मार गिराया। सैनिकों, ड्रैगनियन, नेक्रोमेंसर, तीरंदाजों और शूरवीरों के बीच एक और व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा सैनिकों को मारा था। दुश्मन पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं जानता था। वह एक खामोश हत्यारा था।
कोई नहीं जानता था कि वह कब आया और कब चला गया। वह इस युद्ध के मैदान की छाया था। वह चुपचाप देखता रहा और मारता रहा। कोई भी उसे भांप नहीं पाया। वह नाथन था, स्टारिन साम्राज्य का सबसे अच्छा हत्यारा, छाया संरक्षक दस्ते का कप्तान और स्टारिन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जनरलों में से एक। एडम और एडी को पता था कि आदित्य की मदद के बिना भी वे युद्ध में जीत सकते हैं। परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं। दुश्मन का कमांडर मारा जा चुका था। इससे दुश्मन सैनिकों का मनोबल टूट गया था। सैनिक असमंजस में थे। कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। कुछ लोग ये सोचकर आत्मसमर्पण करना चाहते थे कि अब उनका कमांडर मारा जा चुका है, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जबकि ज्यादातर सैनिक भागने के बारे में सोच रहे थे। जब दुश्मन कमांडर जीवित था तो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिक जोश और लड़ाई के इरादे से भरे हुए थे। लेकिन अब उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो चुकी थी। सेनापति तो पहले ही मर चुका है, फिर भी हम क्यों लड़ रहे हैं? एक तीरंदाज ने पूछा। अपनी बड़ी हुई दृष्टि से वह देख सकता था कि कुछ सैनिक पहले ही युद्ध के मैदान से भागने लगे थे। वे हर दिशा में भाग रहे थे। क्या हमें भी भागना चाहिए? दूसरे तीरंदाज ने पूछा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में 60,000 तीरंदाज थे। तीरंदाजों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह में 20,000 तीरंदाज थे। ग्रुप ए को पहले ही ड्रैगनियन द्वारा मार दिया गया है। जब कमांडर की मृत्यु हुई तो ग्रुप बी के कुछ तीरंदाज भाग गए, जबकि कुछ ड्रैगनियन के हाथों मारे गए और कुछ अभी भी ड्रैगनियन से लड़ रहे थे। ग्रुप सी के तीरंदाजों को पता था कि जल्द ही उनकी बारी आएगी। एक बार जब ड्रैगनियन ग्रुप बी के सभी तीरंदाजों को खत्म कर देंगे तो वे उनका अगला लक्ष्य बन जाएंगे। क्या ये सवाल पूछने की जरूरत है? तीसरे तीरंदाज ने जवाब दिया। ग्रुप सी के तीरंदाजों ने युद्ध के मैदान को देखा। उन्होंने सिर्फ अपने सैनिकों को बेरहमी से मरते हुए देखा। खास तौर पर एडम और एडी द्वारा अपने सैनिकों को मारते हुए देखकर वे डर से कांप उठे। दुश्मन धीरे धीरे उन्हें धकेल रहा था। धीरे धीरे उनके सैनिक फैल रहे थे और उन्हें पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक बार ऐसा होने के बाद कोई बच नहीं सकता। ये तो बताना ही पड़ेगा कि कुछ ही मिनटों बाद भूखे ड्रैगनियन बाईं ओर से उन पर हमला करेंगे। कम से कम अब वे पीछे से बच सकते हैं। चलो भागते हैं। ग्रुप सी का कैप्टन, जो लगातार तीर चला रहा था और अधिक से अधिक दुश्मन सैनिकों को मार गिराने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसने पाया कि उसके ग्रुप के सदस्य भाग रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर हम इस युद्ध के मैदान को छोड़ देते हैं तो ये हमारी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। क्या तुम लोग देशद्रोही बनकर जीना चाहते हो? उसके जोरदार शब्दों ने किसी को नहीं रोका। कमांडर की मौत के बाद उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उनमें अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। सर, मुझे लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हालात को देखते हुए हम पहले ही ये लड़ाई हार चुके हैं। बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं और ओक बैंक सिटी में फिर से इकट्ठा हो जाएं। उपकप्तान के शब्दों को सुनकर कप्तान ने अब और संकोच नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उपकप्तान के शब्दों ने उसे भागने के लिए एक सही बहाना और आखिरी धक्का दे दिया हो। जैसे ही कप्तान ने अपना धनुष नीचे किया और भागने लगा, सभी तीरंदाज भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। कप्तान भी भाग रहा था। वे यहाँ क्यों रुकें और मौत का इंतजार करें? यही सोच रहे थे सभी भागते हुए तीरंदाज। जैसे ही तीरंदाज भागने लगे, उन्हें देखकर दूसरे सैनिक भी उनके पीछे चले गए। ग्रुप सी के तीरंदाजों के भागने से एक चेन रिएक्शन हुआ। ज्यादा से ज्यादा तीरंदाज, शूरवीर और सैनिक पीछे से भागने लगे। लेकिन नाथन, ऐसा कैसे होने दे सकता है? अगर ये सभी तीरंदाज और सैनिक ओक बैंक शहर में पहुंच गए, जो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमा पर स्थित रक्षात्मक किला है, तो ओक बैंक शहर पर हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 358 प्रथम युद्ध का समापन द्वितीय। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 358 प्रथम युद्ध का समापन द्वितीय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही तीरंदाज भागने लगे, उन्हें देखकर दूसरे सैनिक भी उनके पीछे चले गए। ग्रुप सी के तीरंदाजों के भागने से एक चेन रिएक्शन हुआ। ज्यादा से ज्यादा तीरंदाज, शूरवीर और सैनिक पीछे से भागने लगे। लेकिन नाथन, ऐसा कैसे होने दे सकता है? अगर ये सभी तीरंदाज और सैनिक ओक बैंक शहर में पहुंच गए, जो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमा पर स्थित रक्षात्मक किला है, तो ओक बैंक शहर पर हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा। जब पैदल सेना, धनुर्धर, पैदल सैनिक और शूरवीर युद्ध के मैदान से भाग रहे थे, तो किसी ने भी उस छाया को नहीं देखा जो उनकी ओर बढ़ रही थी। भागते हुए सैनिकों में शूरवीर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे जादुई घोड़ों पर सवार थे। मैं हमेशा इतना बदकिस्मत क्यों होता हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा, भले ही मैं सबसे कमज़ोर शूरवीरों में से एक हूँ। एक बार जब मैं वापस आऊँगा तो मैं चो दूंगा। क्लैंग। शूरवीर रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके घोड़े ने किसी चीज़ पर पैर रख दिया है।
बूम! अगले ही पल एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 20 शूरवीरों की तुरंत मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बावजूद किसी ने भागना बंद नहीं किया। इसके बजाय वे भागने के लिए और भी अधिक बेताब हो गए। पहले विस्फोट के अगले ही क्षण 4 और विस्फोट हुए। धमाका, धमाका, धमाका। प्रत्येक विस्फोट में लगभग 20 से 30 सैनिक मारे गए और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी विस्फोटों के बीच शूरवीरों ने देखा कि उनके रास्ते में एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति खड़ा था। लेकिन जब शूरवीरों ने अपनी आंखें झपकाईं तो उन्होंने पाया कि मुखौटा पहने हुए व्यक्ति गायब हो गया था। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वे मतिभ्रम कर रहे थे। मुझे भ्रम हो रहा है। शायद मुझे कुछ दिन के लिए शराब पीना बंद कर देना चाहिए। उसके गले में शब्द रुक गए क्योंकि उसने अपने सामने वही नकाबपोश व्यक्ति देखा। अगले ही पल एक शूरवीर का सिर हवा में उड़ गया और नीचे गिर गया, जबकि उसका सिरहीन शरीर कुछ सेकंड के लिए घोड़े पर सवार रहा और फिर जमीन पर गिर गया। कुछ अन्य शूरवीरों ने देखा कि क्या हुआ। वे डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली कर बैठे। अगले कुछ सेकंड में उनका डर हकीकत बन गया क्योंकि नाथन ने भूत की तरह उनकी हत्या कर दी। नाथन ऐसे चल रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट हो रहा हो। हर सेकंड वह कहीं और दिखाई देता था। उसे देखने वाले सैनिक मर गए। नाथन ने 1 मिनट से ज्यादा समय तक जितने ज्यादा सैनिक मार सकते थे मारे, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि बहुत सारे सैनिक भाग रहे हैं और उसे अकेले रोकना उसके लिए नामुमकिन था। मुझे लगता है कि तब मुझे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना होगा। बूम! नाथन अब छिप नहीं पाया। इस बार हर कोई उसे देख पाया। अपने ड्रैगन पंखों का इस्तेमाल करते हुए नाथन और भी तेज हो गया। नाथन हवा में उड़ गया। जब वह जमीन से 20 मीटर ऊपर था तो वह रुक गया। जहर की सुई की बारिश। सैनिकों ने नाथन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने भी उसे रोकने और उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। उनका पूरा ध्यान भागने और अपनी जान बचाने पर था। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आसमान से हजारों छायादार सुइयां गिरने लगीं। यह क्या बकवास है। तीखी सुई उसकी त्वचा को छेदती हुई उसके रक्त प्रवाह तक पहुंच गई। आर्चर ने सुई को बाहर निकाला और यह सोचते हुए फेंक दिया कि इस तरह के हमले से उन्हें कैसे चोट लग सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे जवाब मिल गया। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। उसकी त्वचा झुर्रीदार होने लगी, मानो वह हर बीतते सेकंड के साथ तेजी से बूढ़ा हो रहा हो। उसके अंग मुरझाने लगे। जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके खून की प्रकृति ही बदल गई। उसकी हड्डियां कमज़ोर हो गईं और सड़ी हुई लकड़ी की तरह कमज़ोर हो गईं। और उसके बाल झड़ने लगे। कुछ सेकंड बाद वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। उसकी लाश हज़ारों साल पुरानी मम्मी जैसी लग रही थी। हर पैदल सैनिक, शूरवीर, पैदल सैनिक और तीरंदाज के साथ यही हुआ। कुछ ही सेकंड में कुछ हजार से ज़्यादा सैनिक ऐसे ही मर गए। जहरीली सुइयों की बारिश। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार फिर नाथन ने वही तकनीक अपनाई। इस बार उसने अपने हमले में ज़्यादा मन लगाया, जिससे उसके हमले का आकार और ताकत बढ़ गई। इस बार हमले में करीब 10,000 सैनिक मारे गए। लेकिन ये कहीं से भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि भागने वाले सैनिकों की संख्या कम नहीं है। एक बार फिर नाथन ने वही हुनर इस्तेमाल किया। लगातार 3 बार एक ही हुनर इस्तेमाल करने के बाद नाथन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मन लगभग खत्म हो गया था। मेरे सभी कौशल एकल लक्ष्यों या कई लक्ष्यों के लिए हैं। मेरी हमलावर चालें बड़ी भीड़ के लिए नहीं हैं। मेरे हमले विनाशकारी नहीं हैं। नाथन के कौशल ज़्यादातर मौन, तेज, घातक और त्वरित थे। उनके सभी कौशल कुछ सेकंड के भीतर दुश्मन के जीवन को समाप्त करने के लिए थे। जहर की सुइयों की बारिश एक अपवाद है। अगर महामहिम ने मुझे ये कौशल पुस्तक प्राप्त करने में मदद नहीं की होती तो मैं कभी भी यह शक्तिशाली कौशल नहीं सीख पाता। श्रिवलिंग टॉर्मेंट पॉइजन के बिना इस तकनीक को सीखना असंभव है। दुर्भाग्य से मेरा मैना रिजर्व महामहिम के जितना राक्षसी नहीं है। सभी जनरलों में मेरे पास दूसरा सबसे कम मैना रिजर्व है। नाथन को कभी भी बड़े मैना रिजर्व की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उसकी लड़ाई शैली दुश्मन के जीवन को जल्द से जल्द खत्म करने के इर्द गिर्द घूमती थी। जहरीली सुइयों की बारिश। चौथे क्रम का कौशल विवरण। जहर की सुइयों की बारिश एक विशेष हत्यारा वर्ग का हमला है। केवल डार्क मैना और हत्यारा वर्ग वाले साधक ही इस कौशल को सीख सकते हैं। इस कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए किसी को एक घातक जहर ढूंढना होगा और उसे इस कौशल के साथ मिलाना होगा। ये ज्ञात है कि यह कौशल कहाँ से आया था। रेन ऑफ पॉइजन नीडल्स कौशल द एयॉन ऑफ वेस्ट युग के दौरान बनाया गया था। रेन ऑफ पॉइजन नीडल्स शाही परिवार के कब्जे में आ गया। चूंकि शाही परिवार में कोई डार्क मैज नहीं था, इसलिए कौशल को नीलामी में बेचा गया था। इस दुनिया में केवल कुछ ही व्यक्ति हैं जो इस कौशल को जानते हैं। फंक्शन। ये कौशल किसी भी जहर की शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। उपयोगकर्ता 100 या 1000 या लाखों रेन शैडो सुइयों को बुला सकता है। कोई व्यक्ति कितनी सुइयों को बुला सकता है यह उसके पास मौजूद मन की मात्रा पर निर्भर करता है और व्यक्ति के डार्क नेचर के साथ आत्मीयता के स्तर पर निर्भर करता है। प्रत्येक सुई जहर से भरी होती है। सिकुड़ती पीड़ा विष। विवरण। श्रिवलिंग टॉर्मेंट एक विशेष प्रकार का जहर है जो जादुई काले सेब के अंदर बनता है।
जब जादुई काला सेब 10,000 साल पुराना हो जाता है तो सेब के अंदर का जहर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह फोर्थ ऑर्डर से नीचे के साधकों के जीवन को तुरंत समाप्त कर सकता है। पर्याप्त जहर सांद्रता के साथ श्रिवलिंग टॉर्मेंट फोर्थ ऑर्डर साधक के जीवन को भी समाप्त करने में सक्षम है। इस बीच जब देखा कि लगभग सभी सैनिक भागने लगे हैं तो एडम ने एक आदेश जारी किया। उसने मन का उपयोग करके अपनी आवाज़ को तेज कर दिया ताकि उसकी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में पहुंच सके और सभी सैनिक उसका आदेश सुन सकें। सभी लोग आदेश सुने। दुश्मन सेनापति मर चुका है। दुश्मन सेना कायरों की तरह भाग रही है। उन्हें भागने न दें। जानवरों की तरह उनका शिकार करें। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन का एक भी सैनिक बचकर भागे। जो भी करना पड़े उन्हें मार डालें अगर वे आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। एडम की बातें भाग रहे सैनिकों के कानों तक भी पहुंची। कुछ सैनिकों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। दुश्मन कमांडर ने उनकी तुलना किसी जानवर से की, लेकिन ज्यादातर सैनिकों को इसकी परवाह नहीं थी। एडम की बातें सुनने के बाद उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन सैनिक उनका शिकार करने वाले हैं। नाथन के बाद अन्य सभी ड्रैगनियन ने भी ड्रैगन परिवर्तन का उपयोग किया। ड्रैगन परिवर्तन का उपयोग करने के बाद उनकी शक्तियां दूसरे स्तर पर पहुंच गईं। आकाश से ड्रैगनियन भागते हुए सैनिकों पर हमला करते रहे। उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। हालांकि ड्रैगनियन कई भागते हुए सैनिकों को मारने में कामयाब रहे, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। लगभग 5 लाख सैनिक अभी भाग रहे थे। इसका मतलब था कि बहुत सारे दुश्मन सैनिक अभी भी भागने में सक्षम होंगे और मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में वापस आ जाएंगे। सैनिकों को भागने देने का विकल्प उनके पास उपलब्ध नहीं था। आखिरकार ये युद्ध का पहला चरण था। एक बार जब भागने वाले सैनिक मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य में वापस आ जाते हैं तो उनकी संख्या सैनिकों की संख्या बढ़ा देती है और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के हताहतों की संख्या कम हो जाती है। अभी ये दुश्मन साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कम करने का एक शानदार अवसर था। जितने ज्यादा सैनिक वे मारते हैं या युद्धबंदी के रूप में पकड़ते हैं, उतने ही कम सैनिक दुश्मन साम्राज्य में वापस आ पाते हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र अराजकता में था। सैनिक चींटियों की तरह भाग रहे थे। सैनिक हर दिशा में भाग रहे थे। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों में इस लड़ाई को जारी रखने की कोई प्रेरणा नहीं थी। यहाँ तक कि जो सैनिक लड़ना चाहते थे उन्होंने भी अपने पक्ष के अधिकांश सैनिकों को भागते हुए देखकर हार मान ली। अब तक बहुत से सैनिक जंगल और पहाड़ों में भागने में सफल हो चुके थे जो युद्ध के मैदान को घेरे हुए थे। एडम, नाथन, एडी, ड्रैगनियन और बाकी सभी लोग यथासंभव अधिक से अधिक दुश्मन सैनिकों को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भले ही वे 1000 दुश्मन सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लें, वे उन्हें 1000 सैनिकों का उपयोग मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के खिलाफ अगली लड़ाई में कर सकते हैं। टकराना। दुश्मन सैनिकों को मारते समय नाथन ने चारों ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को स्कैन किया। अधिक से अधिक हम लगभग 100,000 दुश्मन सैनिकों को मार पाएंगे। इसका मतलब है कि 400,000 से अधिक सैनिक मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य में वापस जाने में सक्षम होंगे। यदि इतने सारे सैनिक दुश्मन साम्राज्य में वापस भागने में कामयाब हो गए तो इससे इस लड़ाई का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, भले ही हम अब जीत गए हों। 400,000 सैनिक कोई छोटी संख्या नहीं थी। 400,000 सैनिकों के साथ मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर आसानी से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता था और आने वाली लड़ाइयों में उन 400,000 सैनिकों का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता था। इको डोमिनियन सम्राट डेक्स्टन युद्ध के मैदान में शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये देखकर कि कितने दुश्मन सैनिक भाग रहे थे, वह युद्ध में शामिल होने की इच्छा जगाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके प्रधानमंत्री ने उसे युद्ध के मैदान से दूर रहने की सलाह दी। वह भी जानता था कि इतने सारे दुश्मन सैनिकों के अपने साम्राज्य में वापस भाग जाने के क्या परिणाम होंगे। जब डेक्स्टन और नाथन असहाय और निराश महसूस कर रहे थे, तभी लाल पंखों वाली एक आकृति युद्ध के मैदान में आई। वह आसमान में खड़ी होकर देख रही थी कि कैसे सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिक इतने निर्बल होंगे। घिनौना। ये देखने के बाद विक्टोरिया के मन में मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिकों को मारने के बारे में जो थोड़ी बहुत झिझक थी, वह भी गायब हो गई। वह यहाँ क्या कर रही है? एडम, डेक्स्टन, एडी और नाथन सभी ने विक्टोरिया की मजबूत उपस्थिति को महसूस करने के बाद लड़ना बंद कर दिया। एडम, सम्राट डेक्स्टन और एडी भ्रमित और संदेह में थे। अगर विक्टोरिया यहाँ थी तो आदित्य या एस्टन का क्या हुआ, वे अपने मन में सोच रहे थे। इस बीच एक ड्रैगनियन के रूप में नाथन को यह महसूस हो रहा था कि विक्टोरिया भी ड्रैगनियन बन गई है। क्या हुआ? नाथन किसी तरह यह अनुमान लगा सकता था कि विक्टोरिया ने पक्ष बदल लिया है और उनकी सहयोगी बन गई है, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह कैसे हुआ। जब सैनिक भाग रहे थे तो अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी ध्वनि विहीन गति से जमीन पर गिरी। बूम! हवा में धूल और कंकड़ का एक बादल उठ गया और सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। सैनिक तब तक रुकने की योजना नहीं बना रहे थे जब तक कि विक्टोरिया की शक्तिशाली आभा के कारण उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उसने सभी भागते हुए सैनिकों पर दबाव डालने और उन्हें रोकने के लिए अपनी चरम 5वीं क्रम की साधना का उपयोग किया। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम लोग इतने कमजोर हो। एक ठंडी जानी पहचानी आवाज ने भागते हुए हर सैनिक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी।
वे इस आवाज़ को कैसे नहीं पहचान सकते। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 359 प्रथम युद्ध का समापन 3। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 359 प्रथम युद्ध का समापन 3। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम लोग इतने कमज़ोर हो। एक ठंडी जानी पहचानी आवाज़ ने भागते हुए हर सैनिक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे इस आवाज़ को कैसे नहीं पहचान सकते। ये विक्टोरिया के अलावा कोई नहीं था। उसे देखकर उनके चेहरे क्रिसमस के पेड़ों की तरह खुशी से चमक उठे। शुरू में वे उसके बारे में भूल गए थे, जबकि कुछ ने सोचा था कि वह इस तारिन सम्राट के हाथों मर गई थी। लेकिन अब जब वह यहाँ थी तो सभी सैनिकों को लगा जैसे स्वर्ग उनकी मदद कर रहा है। उनके चेहरे उनकी खुशी को छिपा नहीं पा रहे थे। विक्टोरिया के यहाँ होने से वह अकेले ही दुश्मन सैनिकों को बाहर निकाल सकती है और उन्हें शांति से पीछे हटने दे सकती है। हम भले ही ये लड़ाई हार गए हों, लेकिन जब तक हम पीछे हटते रहेंगे जीत हमारी ही होगी। लगभग सभी सैनिकों ने यही सोचा। विक्टोरिया को देखकर सैनिकों को भागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन सभी ने मान लिया कि विक्टोरिया उनकी रक्षा करने वाली है। विक्टोरिया को देखकर एडम की भौहें तन गईं। उसके मन में कई सवाल थे, जैसे आदित्य कहाँ है, लड़ाई किसने जीती। लेकिन अभी उसके सामने एक बड़ा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था। अगर विक्टोरिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो भले ही वे सभी एक साथ उस पर हमला करें, फिर भी वे हार जाएंगे और उसके हाथों मारे जाएंगे। शीर्ष 5वें क्रम के साधक एक परमाणु मिसाइल हैं। उन्हें आपदा के रूप में जाना जाता है। उनके हमले पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम हैं। कुछ लोग उन्हें डेमी गॉड भी कहते हैं, क्योंकि 5वें क्रम के साधक सबसे ऊपर खड़े होते हैं। एक परमाणु मिसाइल को दूसरी परमाणु मिसाइल से रोका जा सकता है। युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोग रुक गए और घबराकर विक्टोरिया की तरफ देखने लगे। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के भागते हुए सैनिक खुश और उत्साहित दिख रहे थे और अपने दुश्मनों को उपहासपूर्ण चेहरे से देख रहे थे। तथापि कुछ सेकंड बाद सभी सैनिकों की मुस्कान एक एक करके गायब होने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी उसके दबाव में थे। उसके शरीर से आने वाला दबाव इतना मजबूत था कि वे हिल नहीं सकते थे। अगर विक्टोरिया ने खुद को नहीं रोका होता तो उसके साधना दबाव से सभी प्रथम श्रेणी के सैनिक तुरंत मारे जाते। मैं समझता हूं कि वह हमसे इतनी कायरता के कारण नाराज है, लेकिन वह अपनी साधना के लिए हम पर दबाव क्यों डाल रही है। सभी सैनिकों के मन में एक जैसे विचार थे। सन्नाटा बहुत दमघोंटू था। 1 मिनट के बाद मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सेना का कोई व्यक्ति अब और चुप नहीं रह सका। आखिरकार एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक द्वारा दबाव डाला जाना बिल्कुल भी सुखद नहीं था। भले ही वह एक शुरुआती 3 क्रम साधक था, फिर भी वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। इस तरह के दबाव में वह अपने मन को प्रसारित नहीं कर पा रहा था। उसके पैर और हाथ दर्द कर रहे थे। उसे थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी और उसे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि निचले क्रम के सैनिकों पर क्या बीत रही होगी। निचले क्रम के सैनिकों की पीड़ा उसकी पीड़ा से कई गुना ज्यादा कठोर थी। लेडी विक्टोरिया, मुझे पता है कि आपको कायर लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपनी साधना के जरिए हम पर दबाव डालना जारी रखेंगी तो मुझे डर है कि निचले दर्जे के सैनिक ज्यादा समय तक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कुछ को बेहोश कर सकती हैं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो कुछ कमजोर सैनिक पहले ही बेहोश हो चुके थे। उसने यथासंभव सम्मानपूर्वक बात की ताकि विक्टोरिया उस पर गुस्सा न हो और उसे मार न डाले। ये शब्द कहने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत थी। आखिरकार वह एक पीक 5वें क्रम के साधक से निपट रहा था। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। वह उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वे एक ही पक्ष में हैं। अंदर ही अंदर वह इस तरह के व्यवहार के लिए बहुत निराश और क्रोधित महसूस कर रहा था। क्योंकि वह एक शीर्ष 5वें क्रम की साधक है, इसलिए वह उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता या कर सकता है। विक्टोरिया ने उस आदमी की ओर देखा जो अभी बोल रहा था। आप कौन हैं? अंडस्को। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। बोलने वाले आदमी को उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके दिल में गुस्सा और बढ़ गया। विक्टोरिया उसे न पहचानने का नाटक नहीं कर रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वह वास्तव में इस बात को लेकर भ्रमित थी कि यह व्यक्ति कौन था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में उसके जैसे हजारों अन्य उच्च रैंक वाले सैनिक थे। उसके लिए उन सभी के नाम और चेहरे याद रखना असंभव है। इसके अलावा सम्राट के आदेशों को पूरा करने और लड़ने के अलावा विक्टोरिया ने लॉसन की तरह ही अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताया। परिणामस्वरूप उसके और सेना में अन्य लोगों के बीच दरार आ गई है। वह पार्टियों या किसी भी सामाजिक समारोह में जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह सामाजिक रूप से अजीब व्यक्ति है। वह शायद ही कभी सेना के किसी भी व्यक्ति से बातचीत करती हो। सबसे पहले मैं एक बार और सभी के लिए चीजें स्पष्ट करना चाहती हूँ। उसने उन सभी की ओर देखा जो उसकी ओर देख रहे थे। अब से मैं मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर का हिस्सा नहीं हूँ।
मैंने मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर से अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। एक पल के लिए किसी भी सैनिक को यकीन नहीं हुआ कि वे क्या सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसकी बातों को पचाया, उनके चेहरे पर डर का भाव आ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अब तक उन पर उसके द्वारा दबाव क्यों डाला जा रहा था। गल्प। सैनिकों ने घबराकर उसके अगले वाक्य का इंतजार किया, जो उनकी किस्मत का फैसला कर सकता था। स्टारिन साम्राज्य और इको डोमिनियन साम्राज्य के सभी लोग भी हैरान और आश्चर्यचकित थे। केवल ड्रैगनियन शांत दिख रहे थे, क्योंकि वे दूर से एक साथी ड्रैगनियन को महसूस कर सकते थे। मैंने स्टारिन साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है। महामहिम आदित्य मेरे स्वामी हैं और मैं उनका ड्रैगनियन हूँ। बूम। जैसे ही उसने ये शब्द कहना समाप्त किया, उसकी पीठ पर गहरे लाल ड्रैगन पंख प्रकट हो गए, जिससे ये सिद्ध हो गया कि अब वह ड्रैगन बन गई है। ये देखकर सैनिकों को पता चल गया कि अब सब खत्म हो गया है। दरार। अचानक उनके पूर्व जनरल की ओर से आने वाला दबाव बढ़ गया। उसके आसपास की जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि स्टारिन और इको डोमिनियन साम्राज्य के किसी भी सैनिक को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा था मानो विक्टोरिया के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया हो और सघन हो गया हो। तीसरे क्रम के मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सभी सैनिक घुटनों के बल गिर गए और उन्होंने अपना गला पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। दूसरे क्रम और पहले क्रम के सैनिकों के लिए दबाव बहुत ज्यादा था। प्रथम श्रेणी के सैनिकों के शरीर सीधे पानी के गुब्बारे की तरह फट गए, जबकि दूसरे श्रेणी के अधिकांश सैनिक मर गए, क्योंकि उनके दिल की धड़कन रुक गई थी। जो लोग बच गए वे या तो तीसरे क्रम तक पहुंचने के बहुत करीब थे, या उनके पास खुद को बचाने के लिए किसी तरह की जादुई कलाकृति थी। विक्टोरिया ने कोई दया नहीं दिखाई, हालांकि ये सैनिक 1 घंटे पहले ही उसके अधीनस्थ थे। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। धमाका। एक बार फिर विक्टोरिया ने दबाव बढ़ा दिया। इस बार दूसरे क्रम के सभी सैनिकों के शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट गए, मांस और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह छोड़ गए। जबकि तीसरे क्रम के साधक मौत के कगार पर थे। दबाव उनके लिए बहुत ज्यादा था। उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पहाड़ के नीचे दबे हुए हों। उनकी हड्डियां धीरे धीरे टूट रही थीं और टूट रही थीं। जैसे जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी, वे भारी दबाव के कारण चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। ये भयावह दृश्य अन्य सैनिकों के लिए देखने योग्य नहीं था। ये देखना बहुत ज्यादा है। ये देखकर कि कैसे सैनिकों के शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट रहे थे और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह फैल रहे थे, सैनिक इसे और सहन नहीं कर सका और उल्टी करने लगा। अगर संभव हो तो मैं इस भयावह याद को अपने दिमाग से मिटा देना चाहूंगा, एक सैनिक ने विक्टोरिया को घूरते हुए कहा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। आज विक्टोरिया ने सबके मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उसने दिखाया कि एक पीक 5वें क्रम का साधक क्या करने में सक्षम है। उसने दिखाया कि उनके और उसके बीच क्या अंतर है। भगवान का शुक्र है कि वह हमारे पक्ष में आए। उनकी जगह खुद की कल्पना करते ही मेरी आत्मा पीड़ा से चीखने लगती है। दूसरा सैनिक बोलते हुए कांप उठा। ड्रैगोनियन बनने के बाद वह और भी मजबूत हो गई है। जब लड़ाई शुरू हुई तो एडम को उसकी आभा का एहसास हुआ। उसकी पिछली आभा की तुलना उसकी वर्तमान आभा से करने पर एडम को एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। पहले उसकी आभा इतनी मजबूत नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कर सके। 1 मिनट बाद मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के शेष सैनिक, जो विक्टोरिया के आने पर युद्ध के मैदान में रुके थे, केवल उसके आभा दबाव से मारे गए। वह खून, मांस के छोटे छोटे टुकड़ों और हड्डियों से घिरी हुई खड़ी थी। उसके आसपास की जमीन खून से रंगी हुई थी। जब एस्टन युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने ये देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह कहाँ है? उसने एडम से पूछा। उसके आने से पहले कई अन्य सैनिक भागने में सफल हो गए थे। वह ड्रैगनियन के साथ उनका पीछा करने गई थी। जबकि सामान्य सैनिक लड़ाई लड़ने के बाद थक गए थे, ड्रैगनियन के पास दुश्मन सैनिकों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए पर्याप्त सहनशक्ति बची हुई थी। एस्टन ने डेक्स्टन को देखा, जो अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया था और एडम के बगल में खड़ा था और उसके साथ उनकी आगामी कार्रवाइयों के बारे में बात कर रहा था। पहले एस्टन खुद को दिखाने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन चीजें जिस तरह से हो रही थीं, उसे देखते हुए उसे बाहर आना पड़ा। एस्टन चाहकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वह वर्तमान में सम्राट का संरक्षक था। यही कारण है कि वह युद्ध के मैदान में शामिल होने से बचता रहा, भले ही वह बहुत चाहता था। एस्टन, किसी को भी सीमा पार मत करने देना, जाओ। लेकिन एस्टन अभी भी झिझक रहा था। सम्राट की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मेरे पास एडम है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी मुझ पर हमला करने की हिम्मत किसी में है। डेक्स्टन मजाक नहीं कर रहा था। अगर कोई उसकी जान लेने की कोशिश भी करेगा तो एडम और सभी सैनिक उसे चीर देंगे। ठीक है। एस्टन को आदित्य की उपस्थिति का एहसास हुआ। आदित्य के यहाँ होने से राहत महसूस करते हुए वह बिना समय बर्बाद किए चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन। सम्राट और रहस्यवादी साम्राज्य के प्रधानमंत्री ने एक कलाकृति का उपयोग करके पूरी लड़ाई देखी। वह एक कुएं के सामने खड़ा था। कुएं के पानी पर युद्ध के मैदान में जो कुछ हो रहा था उसका प्रक्षेपण दिखाई दे रहा था। और जब सम्राट ने विक्टोरिया को अपने सैनिकों को मारते देखा तो वह पूरी तरह से पागल हो गया। टकराना, ये कुतिया,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस कुत्ते को मैंने पाला है वह मुझे काटने के लिए इतना साहसी हो जाएगा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर का सम्राट गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसका गुस्सा और आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। वह इस बात से नाराज नहीं था कि वह युद्ध हार गया। वह इस बात से नाराज नहीं था कि उसके सैनिक कायरों की तरह भाग रहे थे। लेकिन जिस महिला को साम्राज्य द्वारा गोद लिया गया था और साम्राज्य की सेवा करने के लिए पाला गया था, उसी को उसके साथ विश्वासघात करते देखकर सम्राट को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत नाराज हुआ। जब उसने दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी तो उसने अपनी पूरी सेना नहीं भेजी जो लाखों में थी। ऑरेकल एलायंस के नेता लुकास ने उससे पहले पानी का परीक्षण करने के लिए कुछ सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। इको डोमिनियन साम्राज्य के लिए भी यही कहा जा सकता है। उसने यही किया। उसने विक्टोरिया को भेजा ताकि वह युद्ध जीतते समय अपने हताहतों को यथासंभव कम से कम रख सके। अब उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो चुकी थीं। न केवल उसके सैनिक क्रूरता से युद्ध हार गए बल्कि वे कायरों की तरह युद्ध के मैदान से भी चले गए। इन सब के अलावा उसके साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक और उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक ने उसे धोखा दिया और उसके खिलाफ हो गया। ये स्थिति सम्राट को किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखो और उसे महामहिम लुकास को भेजो। मैं अपना दिमाग ठंडा करने जा रहा हूँ। सम्राट ने ये काम प्रधानमंत्री को सौंप दिया और अपना दिमाग ठंडा करने चला गया क्योंकि वह जानता था कि बिना दिमाग ठंडा किए वह जल्दबाजी में फैसले लेगा जिससे वे युद्ध हार सकते हैं। जब भी रहस्यवादी साम्राज्य के सम्राट ने अपने सिर को ठंडा करने की बात की तो महल में किसी की मृत्यु अवश्य हुई। उस व्यक्ति को किसने मारा इस पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सभी ने बस अपना सिर नीचे कर लिया और मृत व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। इस युद्ध में मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य को अभी भी बढ़त हासिल थी। जब तक उसने दुश्मन को अपने साम्राज्य में घुसने नहीं दिया तब तक सब कुछ ठीक था। सम्राट को जाते देख प्रधानमंत्री ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ देर और युद्ध क्षेत्र को देखने का निर्णय लिया ताकि देख सके कि क्या वह कुछ और रोचक बात सीख सकते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मूल्यवान गोल्डन टिकट और उपहार के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 360 कारण और हानि। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 360 हताहत और क्षति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, सब कुछ कैसा रहा? आदित्य के लौटने के बाद एडम ने उसे बताया कि विक्टोरिया ने वहाँ क्या किया। आदित्य को उसकी हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था। हमने करीब 10,000 सैनिक खो दिए और 20,000 घायल हो गए। बाकी सैनिक बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं थी। ड्रैगनियन की बदौलत यह सब हमारे लिए वाकई आसान हो गया है। मैं यहाँ सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करके आया था लेकिन आपके साथ होने के कारण हम जीत गए। आदित्य ने युद्ध के मैदान के चारों ओर देखने से पहले संक्षिप्त रूप से अपना सिर हिलाया। महाराज, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या हमें अपनी सेना को आगे बढ़ाना चाहिए और मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की सीमाओं को पार करना चाहिए? पहले एडम और डेक्स्टन ने इस मामले पर चर्चा की थी। अब वह आदित्य से इस मामले पर विचार पूछ रहा था। चर्चा करने के बाद वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदित्य को यह चुनने दिया जाए कि वे क्या करने जा रहे हैं। अभी के लिए पिताजी, मुझे लगता है कि आपको और सैनिकों को यहाँ डेरा डालना चाहिए। मैं अन्य युद्ध क्षेत्रों की ओर जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हम जीतें। कल तक हम मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। दुश्मन द्वारा अपनी सेना भेजने की प्रतीक्षा करने के बजाय दुश्मन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजना अधिक बुद्धिमानी होगी। ठीक है। डेक्स्टन और एडम को इस व्यवस्था में कोई समस्या नजर नहीं आई। चूंकि आदित्य व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जा रहा था तो क्या गलती हो सकती थी। आदित्य कुछ देर वहीं रुका रहा, फिर उसने सब कुछ एडम और नाथन पर छोड़ दिया। वह दूसरे युद्ध क्षेत्र में चला गया। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन _ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोस्त, मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे बुरा लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तीरंदाज के सबसे अच्छे दोस्त ने आंखें घुमाए और व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया। ये तथ्य कि हम 5 लाख भूखे सैनिकों द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जो हमें शिकार करने की फिराक में हैं, बस एक छोटी सी परेशानी है जिसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम झरने के पास रुकें और कुछ मछलियाँ पकाएं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे भाइयों को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। हमारी वर्तमान स्थिति से ज़्यादा जीवन के लिए खतरा क्या हो सकता है? हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ शक्तिशाली जादुई जानवर रहते हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम इन शक्तिशाली और उग्र जादुई जानवरों में से किसी एक से मिल सकते हैं और हम उनके नाश्ते, दोपहर के भोजन या शायद रात के खाने बन सकते हैं। जहरीले पौधों और घातक जालों का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए जो कुछ जादुई जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए बनाते हैं।
इनमें से किसी एक जाल में फंसना निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगा। इसके अलावा हमारा पीछा लगभग 5 लाख सैनिक कर रहे हैं। जब तक कोई शीर्ष 5वीं श्रेणी का साधक व्यक्तिगत रूप से हमारे पास नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि स्थिति इससे अधिक खराब हो सकती है। विडंबना यह है कि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, विक्टोरिया उनके सामने से उड़कर आई। विक्टोरिया को देखकर पहले तीरंदाज ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरफ खुश होकर मुस्कुराकर देखा। तुम और तुम्हारा कूड़ा मुंह। इस बीच विक्टोरिया ने सुना कि वे क्या बात कर रहे थे। तुम लोगों के पास 2 विकल्प हैं, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। दोनों सैनिक पूरी तरह से भ्रमित थे क्योंकि उन्हें लगा कि विक्टोरिया उनकी तरफ से है, तो वह उनसे ये सवाल क्यों पूछ रही थी। लेकिन तुम मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये सुनकर दोनों तीरंदाजों ने घबराकर गला साफ किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जितने भी सैनिकों से वह मिली है, उनमें से उसने उन्हें 2 विकल्प दिए हैं, और हर बार जब वह उन्हें 2 विकल्प देती है तो जवाब देने के बजाय वे पूछते हैं कि वह उनसे ये सवाल क्यों पूछ रही है। अगर ये दोनों उसका समय और बर्बाद करते हैं तो वह उन्हें मार डालेगी और आगे बढ़ जाएगी। हम आत्मसमर्पण करते हैं। कौन मरना चाहेगा? दोनों तीरंदाज अनाथ थे और अविवाहित थे। कम से कम आत्मसमर्पण करके वे लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। अच्छा निर्णय। अब युद्ध के मैदान में वापस जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। कोई चाल चलने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं तुम्हें भांप सकता हूँ। जिस क्षण तुम कोई चाल चलने की कोशिश करोगे, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। दोनों तीरंदाजों ने बार बार अपना सिर हिलाया। वे नहीं देख पाए कि विक्टोरिया झूठ बोल रही थी। जाहिर है, वह इतनी दूर तक समझ नहीं सकती। वह कोई संवेदी साधक नहीं थी। उसकी इंद्रियां आदित्य की तरह ही तेज थीं। शिकार करीब 3 घंटे तक चला। शिकार के दौरान उसे कई सैनिकों का सामना करना पड़ा। उनमें से ज्यादातर उसके सामने काया बन गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, और जो आत्मसमर्पण नहीं करते थे उन्हें उसने तुरंत मार डाला। विक्टोरिया का अनुसरण करते हुए एस्टन भी अलग तरीके से काम कर रहा था। वह जिस भी सैनिक को देखता था उसे तुरंत मार देता था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर और इको डोमिनियन एम्पायर के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है। पिछले 2 दशकों में इको नेक्सस साम्राज्य के साथ मिलकर मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य ने इको डोमिनियन साम्राज्य को कई तरीकों से परेशान किया था। दोनों साम्राज्यों ने इको डोमिनियन साम्राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के कई सैनिकों ने अपनी सीमाओं पर उपद्रव मचाया। उन्होंने यात्रा कर रहे लोगों पर हमला किया। उन्होंने व्यापारियों का सामान चुराया। उन्होंने आसपास के गांवों पर हमला किया और ग्रामीणों को पकड़कर उन्हें गुलामों के रूप में बेच दिया। कुछ नीच लोगों ने तो पकड़ी गई गांव की लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधों में बेच दिया, जो ज्यादातर सक्कुबस या इंक्यूबस द्वारा चलाए जाते थे। इको डोमिनियन एम्पायर के सैनिकों को मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर से नफरत थी। ये पहली बार था जब एस्टन को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी दी गई थी। वह इस मौके का इस्तेमाल उनमें से हर एक को मारने के लिए करने वाला था। पहले जब भी मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सैनिक सीमा के पास उपद्रव मचाते थे तो सम्राट किसी भी 5वें क्रम के साधक को नहीं भेज सकता था। इसके बजाय वह एडम को भेजता था। 5वें क्रम के साधक को भेजना कोई छोटी बात नहीं है। 5वें क्रम के साधक को भेजना अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की घोषणा माना जाता है। अगर डेक्स्टन ने 5वें क्रम के कल्टीवेटर को भेजा होता तो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने अपने 5वें क्रम के कल्टीवेटर को भेजकर जवाब दिया होता, और वहां से पूरी स्थिति युद्ध में बदल जाती। और अतीत में डेक्स्टन ने युद्ध शुरू नहीं किया, भले ही उसके साम्राज्य को इतना परेशान किया गया हो, क्योंकि वह जानता था कि मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के साथ युद्ध शुरू करने का मतलब होगा कि पूरा ऑरेकल एलायंस उस पर हमला करेगा। और चाहे उसका साम्राज्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, साम्राज्य इतने सारे पावरहाउस के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। अब स्टारिन साम्राज्य के साथ चीजें स्पष्ट रूप से बदल गई थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा 2 5वें क्रम के साधकों के अलावा ड्रैगनियन भी थे जो भागते हुए सैनिकों का पीछा कर रहे थे। अंत में भागते हुए सभी सैनिकों में से लगभग 90% को या तो पकड़ लिया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया या मार दिया गया। शेष 10% में से कुछ जंगली जादुई जानवरों के हाथों मारे गए या जादुई जानवरों द्वारा बनाए गए जाल में फंस गए। जो सैनिक जीवित वापस आने में कामयाब रहे वे घायल हो गए और अगले 4 से 7 दिनों तक लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अंत में मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने 500,000 सैनिकों को खो दिया। उनके पहले टकराव का नतीजा मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर की हार के रूप में सामने आया। एम्पायर ने अपने सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली पीक 5वें क्रम के साधकों में से एक को खो दिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली कमांडर को खो दिया, जिसके पास निकट भविष्य में 5वें क्रम का बनने की क्षमता थी। 500,000 सैनिक या तो मर गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और वे सभी जादुई तोपें जो उन्होंने पीछे छोड़ दी थीं। ये सब एम्पायर के लिए एक बड़ा नुकसान था। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। एक पेड़ की चोटी से एक आदमी जिसने अंधेरे में घुलने मिलने के लिए काले कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथों में एक बड़ी आंख पकड़े हुए था। उसके हाथ की आंख दुश्मन के शिविर की दिशा में इशारा कर रही थी, जो वर्तमान में सैनिकों द्वारा बनाया जा रहा था। कुछ अन्य सैनिक युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे।
इस आंख की पुतली का उपयोग करके रहस्यवादी वसंत सम्राट और प्रधानमंत्री युद्ध के मैदान में क्या हुआ ये देखने में सक्षम थे। अभी युद्ध समाप्त होने के बाद दुश्मन सैनिक शिविर बना रहे थे। कुछ सैनिक ताज़ा भोजन पका रहे थे, घायल सैनिक आराम कर रहे थे और कोई काम नहीं कर रहे थे, और जो घायल नहीं थे वे युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे और शवों का निपटान कर रहे थे। कुछ पृथ्वी के जादूगरों ने मृत सैनिकों को दफनाने के लिए अपनी तात्विक शक्ति का उपयोग किया, जबकि कुछ जादूगरों ने उनके शरीर को जलाकर राख करने के लिए सरल अग्नि जादू मंत्र का उपयोग किया। मुझे इस पेड़ पर कब तक खड़ा रहना होगा? उसे इस कलाकृति का उपयोग करने के लिए यहाँ भेजा गया है ताकि सम्राट देख सके कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने सोचा कि कोई भी उसकी उपस्थिति का पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ है, इसलिए उसने जितना हो सके दुश्मन पर नज़र रखने का फैसला किया। लेकिन ये सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि किसी को उनकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि तुम ये जगह छोड़ दो। उस आदमी का पूरा शरीर डर से कांप उठा जब उसने विक्टोरिया को अपने सामने खड़ा देखा। हमने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि हम चाहते थे कि सम्राट को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है तो तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ और तुम्हें मार डालने का फैसला कर लूँ। यह आदमी पूरा सैनिक भी नहीं था, वह एक संदेशवाहक और दूत से ज्यादा था। यही वजह है कि विक्टोरिया ने उसे नहीं मारा, इसके बजाय उसने उसे एक मौका दिया। ऐसा नहीं है कि उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो, अगर मिली होती तो वह उसे मार देती। ठीक है, विक्टोरिया उस आदमी पर नज़र रख रही थी क्योंकि वह धीरे धीरे अंधेरे जंगल के माध्यम से मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सीमा की ओर वापस जा रहा था। दूत के जाते ही आत्मसमर्पण करने वाले भागते हुए सैनिक एक एक करके शिविर में पहुंचने लगे। चूंकि उसने दूत को दूर भेज दिया था, इसलिए साम्राज्य को यह नहीं पता होगा कि उनके कितने सैनिक पकड़े गए हैं और आने वाली लड़ाइयों में उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। 2 अध्याय। मुझे उम्मीद है कि मैं इस महीने के अंत तक ये काम जारी रख पाऊंगा। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।